रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। बताना चाहूंगा कि आज का जो हमारा वेबिनार है, म्यूट कर दीजिए यूसुफ साहब सभी को। आज का जो हमारा वेबिनार है वो स्केल सीरीज का एक है। रिफा टाइम टू टाइम वीक में 2 बार वेबिनार करती है। ट्यूजडे को हम लोग स्टार्टअप सीरीज पे अलग अलग इंडस्ट्रीज पे हम लोग वेबिनार करते हैं, और सैटरडे को जो बिजनेसमैन के एक्जिस्टिंग चैलेंजेस है उस पर हम लोग बात करते हैं। आज का जो वेबिनार है बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट जो है कैसे किया जाए। मल्टीपल चैलेंजेस उस पर बात होगी और उसके सॉल्यूशन पे भी बात होगी। आज के हमारे जो स्पीकर है उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। डॉक्टर अबरार सैयद साहब आज के हमारे स्पीकर हैं, जो खुद IIM के प्रोडक्ट हैं और मल्टीपल IIM में एज ए विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में। इनके बहुत सारे थीसिस मार्केट में आज की डेट में चल रहे हैं। इन्होंने MSME के प्रोजेक्ट में भी लीड किया है। खुद एक एंटरप्रेन्योरशिप का है, ये अहमदाबाद में एक पेज चला रहे हैं फेसबुक का, मुस्लिम एंटरप्रेन्योर का। उसके अलावा ये मुस्लिम बिजनेसमैन पे रिसर्च कर रहे हैं। ये बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनालिटी हैं। मैं इतने शॉर्ट टाइम में इनके पूरे प्रोफाइल के बारे में बात नहीं कर सकता, आप इस चीज को समझ लीजिए। एक बहुत अच्छे स्पीकर आपके बीच में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तो इनकी बात को ध्यान से सुने, नोट डाउन करें, और जब वेबिनार ये इनका टॉपिक इनका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए तब आप लोग सवाल करते रहें। तो ओवर टू यू अवतार भाई, वी कैन स्टार्ट नाउ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सलाउद्दीन भाई और यूसुफ भाई का कि इन्होंने आज ये मौका दिया वापस से आप सबके सामने रूबरू होने का। और रिफा से हमेशा मेरा एक स्पेशल कनेक्शन रहा है। जब भी रिफा से कभी भी कोई आवाज़ आती है तो मैं कभी मना नहीं करता हूँ, क्योंकि रिफा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप दुनिया के और स्पेशली इंडिया के काफ़ी छोटे मोटे शहरों के लोगों से जुड़ सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है मुझे उनसे बात करने का मौका मिलता है, उनको उनके सामने रूबरू होने का मौका मिलता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हम टॉपिक में बात करेंगे वो है फैमिली बिजनेसेस को कैसे मैनेज करते हैं, क्या चैलेंजेस आती हैं और क्या उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं। ये जो इशू है वो बहुत ही अंडर रेटेड इशू है, क्योंकि काफ़ी जो बिजनेसेस होते हैं वो इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते और आगे जाके उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं काफ़ी कंसल्टिंग करता हूँ, काफ़ी बड़ी कंपनीज के साथ, काफ़ी छोटी कंपनीज के साथ भी मैं कंसल्टिंग करता हूँ। और स्पेशली गुजरात जैसे जहाँ पे काफ़ी ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, उसमें आजकल हमें ये एरिया में बहुत काम मिलता है, बिकॉज काफ़ी बिजनेसेस हैं जब वो ग्रो होते हैं वो फैमिली भी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ती है, तब जाके उनको वो रियलाइज होता है कि फैमिली बिजनेस का इम्पोर्टेंस क्या है। सो आज उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी और अपना नंबर दिया हुआ है, तो जो हमारे भाई दोस्त जिसको भी कभी भी कोई भी राब्ता कायम करना हो तो आप इसके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि फैमिली बिजनेस है क्या। सो आई थिंक इसमें बीच में स्क्रीन आ रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा है ठीक से, और इट इज इंटरप्टेड? जी दिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, इसमें कोई बीच में कोई विंडो तो नहीं आ रहा है? आप यूसुफ साहब इनको अबरार साहब को से हटा दीजिए, क्योंकि इनको बार बार दिखेगा वो कोई भी लॉग इन करेगा। सो स्क्रीन तो नहीं चला जाएगा उनका? हाँ, वो भी इशू है बिकॉज पहन दीजिए। ओके, ठीक है। सो व्हाट इज द फैमिली बिजनेस, क्या होता है? तो फैमिली बिजनेस हम सबको पता है कि जो बिजनेस में एक से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो बिजनेस लार्ज है तो उसमें ओनरशिप में 2 से 3 फैमिली मेंबर्स के पास ओनरशिप होता है वो बिजनेस का।
अगर वो प्रोप्राइटरी फर्म है तो उसमें ऐसा होता है कि किसी ने शुरू किया, उनके भाई, उनके बेटे या जो भी लोग हैं फैमिली मेंबर्स हैं वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। जो ट्रेडिशनल जो फैमिली बिजनेस आप देखेंगे, काफी बिजनेसेस हैं जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस फॉर्मेट है जो इंडिया में चलता है, वो फैमिली बिजनेस बेस्ड होता है। मारवाड़ी, सिंधीज, खोजास, मेमर्स, जो ट्रेडिशनल बिजनेस कमिटीज है वो ज्यादातर फैमिली बिजनेस स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं। ये जो फोटो है वो है मंगलमयी पोशाक भंडार जो राजस्थान में जयपुर का है, जिसमें ये जो बिजनेस था वो जो राजा महाराजा और रानियों के लिए वो कपड़े तैयार करते थे, और वो बिजनेस अभी भी चल रहा है। सो अराउंड मोर देन 175 इयर्स ओल्ड। सो आपको दिखेगा, आपके हर एक शहर में आप देखेंगे कि आपको इस तरह के बिजनेसेस मिलेंगे। काफी जो बिजनेसेस होते हैं, जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं, जो सर्वाइव करते हैं मोर देन 100 इयर्स, वो ज्यादातर खाने पीने के रेस्टोरेंट्स होते हैं। ईरानियन आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे बॉम्बे में, आपको मिठाई शॉप मिल जाएगी, आपको काफी इस तरह की, और काफी ट्रेडिंग शॉप्स हैं और ट्रेडिंग हाउसेस हैं, बिजनेसेस हैं, वो आपको मिलेंगे जो 100 साल से ज्यादा होंगे और जो फैमिली रन होते हैं। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग, आप अपने शहर में देखेंगे तो आपको ऐसे 4-5 बिजनेसेस मिल जाएंगे जो 100 साल से पुराने होंगे। सो बहुत आसान होता है फैमिली बिजनेस को 100 साल से ज्यादा, बहुत लंबे टाइम तक उसको सरवाइव करना, अगर वो ठीक से चले। सो थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो मुझे लगा आप लोगों के सामने मैं रख दूं। जो वर्ल्ड में 2/3 फर्म्स हैं वो फैमिली ओन बिजनेसेस हैं। कई फर्म्स जो आजकल टॉप ब्रांड्स हैं, आपको पता भी नहीं है कि वो फैमिली ओन बिजनेसेस हैं। सो क्योंकि वो प्रोफेशनली मैनेज होती है, इससे आपको पता नहीं चलता है। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे टाटास, बिरलास, हिंदुजाज, रहेजास, रेड्डीज, बहुत सारे बड़े बड़ी फैमिलीज हैं जो कई सालों से सर्वाइव कर रही हैं। गोदरेज है। तो इस तरह की जो फर्म्स हैं, आप हम रोज बरोज उनके बारे में सुनते हैं जो फैमिली ओन बिजनेसेस हैं। जो डेवलप कंट्रीज है उसमें 30% लार्ज कंपनीज है वो फैमिली बिजनेसेस हैं। और जो इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया है या बांग्लादेश है, इस तरह की जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसमें 50-80% जो लार्ज कंपनीज है वो फैमिली ओन बिजनेसेस हैं। सो मतलब है कि बहुत बड़ी तादाद में जो लार्ज कंपनीज है वो फैमिली मैनेज कंपनी बिजनेसेस होते हैं। दूसरा ये कि 60% जो फैमिली बिजनेस है वो 3rd या 4th जनरेशन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हम आज इसके बारे में बात करें। हमने ये टॉपिक इसलिए चूज किया क्योंकि इसको हमको देखना बहुत जरूरी है कि आपका बिजनेस अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन आपका नेक्स्ट 3 जनरेशन भी वो चले, वो सरवाइव करे, वो बहुत जरूरी है। उसके बारे में क्या प्लानिंग हो सकता है, या आप ही अगर आपने अपने अब्बा से कैसे बिजनेस लिया है तो अभी आप उसको नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जा सकते हैं। So on average, family business perform better than non-family businesses. इसके बारे में हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में कि फैमिली बिजनेस नॉन फैमिली बिजनेसेस से क्यों अच्छा परफॉर्म कर पाती है फाइनेंशियली। और 2025 तक अराउंड 40% वर्ल्ड की लार्ज कंपनीज या एंटरप्राइजेस होंगे जो फैमिली ओन बिजनेसेस से आते होंगे। और हमेशा ये होता है कि जो फैमिली बिजनेस स्पेशली इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया, बांग्लादेश और इस तरह की जो ब्राजील तरह के, रशिया, जो इसको इमर्जिंग कंट्रीज कहते हैं। हेलो, आवाज आ रहा है ठीक से यूसुफ साहब? आ रहा है। ओके, सो द ग्रोथ ऑफ फैमिली बिजनेस है वो इमर्जिंग मार्केट में बहुत ही फिनोमिनल है, इसलिए हमें देखना बहुत जरूरी है। अगर आप वेस्टर्न मीडिया देखेंगे, वेस्टर्न रिसर्च देखेंगे, तो उसमें ये किया जाता है कि उसमें बताया जाता है कि जो फैमिली बिजनेसेस है वो बहुत स्लो ग्रोथ करती है। लेकिन जब इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया है उसमें आप देखेंगे फैमिली बिजनेसेस बहुत फास्ट ग्रो करती है। सो इसलिए हमें उसके बारे में थोड़ा पता होना जरूरी है। तो बेनिफिट्स क्या है फैमिली बिजनेस के? सो फोकस है ऑन रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब है कि जो मुश्किल टाइम में भी गिर के भी खड़ा हो जाए, उसको रेजिलियंस कहते हैं। जो टफ रहे बिजनेस में, जो मेंटेन करे और अपनी जगह पे वो जो डटा रहे, उसको रेजिलियंस कहते हैं। सो बहुत ही ज्यादा फोकस जो फैमिली बिजनेस का होता है वो रेजिलियंस पे होता है। फैमिली बिजनेस का फायदा है कि वो स्टेबिलिटी पे बिलीव करते हैं, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देखते हैं, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को नहीं देखते हैं। नॉर्मल कंपनीज होती है जो सीईओ या रन होती है या उनका फोकस होता है शेयर होल्डर बेनिफिट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, मतलब है कि जो शेयर होल्डर को फायदा हो उस तरह के रिजल्ट ला के देना। लेकिन जो फैमिली बिजनेस का वो फोकस होता है कि उनको
शेयर होल्डर्स को खुश करने की जरूरत नहीं है, उनको ये देखना है कि उनकी वो जो लेगेसी है, उनका बिजनेस है, वो लॉन्ग टर्म 50-100 साल तक चलता रहे। सो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव होता है। और तो इसलिए कई बार कहा जाता है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है कि ग्रोथ होता है वो स्लो होता है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हाई होती है फैमिली बिजनेस में। दूसरा एक फायदा है फैमिली बिजनेस का कि उसमें जो डेट फाइनेंशियल कंट्रोल बहुत ही टाइट होता है और ये बहुत ही फायदेमंद रहता है, इसलिए कि उनमें उनको कम से कम लोन या डेट का सामना करना पड़ता है, जो बाहर से फाइनेंसिस को अरेंज करने का कम से कम उनको जरूरत पड़ती है। और वो जब मर्जर्स एक्विजिशन करते हैं वो स्मॉल लेवल के करते हैं, छोटी कंपनीज को एक्वायर करते हैं या छोटी कंपनीज से जुड़ते हैं। लेकिन जो दूसरा फायदा है जो फैमिली बिजनेस का है, वो क्राइसिस में, जब भी कंपनीज बिजनेस प्रॉब्लम में आती है, जब इंडस्ट्री प्रॉब्लम में आती है, जब एनवायरमेंट हॉस्टाइल हो जाता है, जैसे हमारा आजकल इकोनॉमी डाउन है और हमारा कोविड से लोग जूझ रहे हैं, ऐसे बुरे टाइम में फैमिली बिजनेस हमेशा बहुत काम लगता है, बिकॉज फैमिली का सपोर्ट मिलता है आपको। बुरे टाइम में सारे फैमिली मेंबर्स जुड़ जाते हैं बिजनेस को संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए। दूसरा ये होता है कि आपको मल्टीपल स्किल्स और टैलेंट्स मिलता है फैमिली मेंबर्स से। समझ लीजिए आप मार्केटिंग में अच्छे नहीं है लेकिन आप टेक्निकल बहुत साउंड है, लेकिन आपका भाई कोई मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, या आपके बेटे साहब हैं वो बहुत अच्छे हैं। सो आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको बाहर से कोई मैनेजर को हायर करने की जरूरत नहीं, बाहर से कोई रिसोर्सेज को हायर करने की जरूरत नहीं है। जो जो ये कॉन्सेप्ट है जो रिसर्च का होता है, वो जो हम हमेशा कंपनीज को जब एडवाइस करते हैं तो इसको देखते हैं, क्योंकि सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है सोशल इमोशनल वेल्थ। सोशल इमोशनल वेल्थ ये होता है कि जब फैमिली बिजनेस होती है, वो बहुत सालों से बिजनेस करती आ रही होती है, तो उनका एक नेटवर्क बनता है, लोगों से जुड़ते हैं, उनका सप्लायर का नेटवर्क है, उनका कस्टमर का नेटवर्क है, उनकी एक रेपुटेशन है मार्केट में, और उनका एक ट्रस्ट लोग उन पे करते हैं। तो वो जो है उनका वो सोशल वेल्थ है, जो उसके लिए हमेशा वो कोशिश करते हैं कि उसमें कोई खराबी ना आए, उसमें कोई आँच ना आए। और इमोशनल वेल्थ वो होता है कि जो हमेशा कोई इंसान ने एक छोटे से अपने दादा ने शुरू किया था बिजनेस, वो जब अपना पोता चला रहा है, उसके पास हिस्ट्री है 50-100 सालों की, तो जब फैमिली बिजनेस में लोग इमोशनली भी अटैच होते हैं, तो वो जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है हर एक का, अपना अपने इमोशंस का इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी बहुत हाई होता है। तो जब भी फैमिली बिजनेस होती है, कई बार लोग क्यों कहते हैं कि फैमिली बिजनेस में लोग रिस्क नहीं लेते, या फैमिली बिजनेस में डिसीजन बहुत स्लो होते हैं, इसलिए होते हैं कि वो हमेशा डरते हैं। उनको लगता है कि हमने इतने सालों से जो हमने एक नाम बनाया, एक रेपुटेशन बनाया, एक ट्रस्ट बिल्ड किया, वो कहीं खराब ना हो जाए। और और उनका इमोशनल भी अटैचमेंट होता है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, या कहीं वो खुद तो जिम्मेदार नहीं होंगे जितने सालों का जो बिजनेस खड़ा किया उसके लिए। तो इसलिए इसलिए कई बार ये बहुत हमेशा देखा जाता है जब हम कंपनीज को एडवाइस करते हैं, और जैसे फैमिली बिजनेस में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ग्रोथ का, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उनका सोशल इमोशनल वेल्थ कितना हाई है, और कैसे उसको मैनेज करते हुए हम उनको ग्रोथ के लिए सजेस्ट करें कि क्या कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपको ध्यान में रखना। तो लेकिन ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड ये कहता है कि स्लो ग्रोथ होता है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई होता है, लो डेट होता है, लेकिन जो इंडियन कंपनीज है जिन्होंने लास्ट आप 50 सालों का उनका हिस्ट्री देखें, उसमें फैमिली बिजनेस से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जिनका ग्रोथ फास्टर है, उन्होंने हायर डेट्स लिया है, बाहर से फाइनेंस का इंतजाम किया है, लोन्स लिए हैं, और हायर मर्जर्स एक्विजिशन किया। आप देखिए बिरलास, टाटास, अंबानीज, अदानीज, आप टॉप कंपनीज देखें जो इंडिया की हैं, जिनका आप देखें कि उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी, यूरोपियन कंपनीज है, अमेरिकन कंपनीज, मैक्सिकन कंपनीज को एक्वायर किया है। सो जो उनका पैटर्न है बहुत अलग है, इसलिए इंडिया बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट है। और इसमें इसलिए है कि इंडिया में जो फैमिली इन्वॉल्वमेंट है बहुत हाई है। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड देखें कि जैसे जैसे जनरेशन आगे जाता है, वैसे वैसे फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट कम होता है, प्रोफेशनल लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। इसलिए जब भी आप वेस्टर्न वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट देखें, वो कहेंगे प्रोफेशनलिज्म लाओ, प्रोफेशनलिज्म लाओ। मैं भी आपको बताऊंगा प्रोफेशनलिज्म लाओ, लेकिन कब लाना है वो देखना बहुत जरूरी है। लेकिन जो इंडिया में जो सबसे अच्छी बात है, या बांग्लादेश में, जिस तरह की इमर्जिंग कंट्रीज में जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं, उसमें सबसे बड़ा एक होता है कि फैमिली सपोर्ट, फैमिली इन्वॉल्वमेंट। लोग सब लोग अगर अपने आप को म्यूट कर देंगे बहुत आसान रहेगा मेरे लिए, बिकॉज वो बहुत डिस्टर्बिंग रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सो जैसे जैसे आप देखेंगे कि इमर्जिंग मार्केट जो कंपनीज है उसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, फैमिली का सपोर्ट बढ़ता है, और वही सपोर्ट सिस्टम फैमिली को रिस्क लेने के लिए आगे हेल्प करता है।
सो जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो जो डिसएडवांटेज वो इंडियन कंपनीज या इंडियन फैमिली बिजनेस का एडवांटेज है। सो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको उसके बारे में थोड़ा पता हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब ये देखिए, बिरला बलदेव दास बिरला, राजा बलदेव दास बिरला ने आज से कुछ 150-200 साल पहले अपना बिजनेस शुरू किया, और उसके बाद अभी ये इसमें 7 ग्रुप्स बन गए, 7 फैमिलीज इन्वॉल्व है बिरला की, उनकी ही 7 जनरेशन के 7 फैमिलीज हैं जो इन्वॉल्व हैं। और आदित्य बिरला ग्रुप का 29,000 करोड़ का बिजनेस है, और बाकी दूसरी जो 6 कंपनीज हैं, 6 फैमिलीज हैं, उनका पास अराउंड 20,000 करोड़ का बिजनेस है। तो आप ये देखिए कि एक ही फैमिली, एक ही इंसान से जो फैमिली बिजनेस का पूरा डिवीजन हुआ, तो उसमें आज 50,000 करोड़ का वेल्थ उनके पास एक्यूमुलेटेड है। सो ये आपको दिखाता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फैमिली बिजनेस कितना ग्रो कर सकती है। सो तो डायलेमा क्या है फैमिली बिजनेस का? तो फैमिली बिजनेस में 2 चीजें हैं, तो फैमिली है और बिजनेस है, और दोनों के कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग है। फैमिली का वैल्यूज क्या होता है? लव, प्यार, मोहब्बत, गलतियों को माफ करना, एक दूसरे को आगे लेके जाना, एक दूसरे का ख्याल रखना। बिजनेस में क्या देखते हैं? एफिशिएंसी देखते हैं, प्रोडक्टिविटी देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, आप उसको ध्यान में रखते हैं। फैमिली किस पे चलता है? इमोशंस पे, प्रोटेक्शन पे, सिक्योरिटी पे चलता है। बिजनेस किस पे चलता है? प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलता है। आपको फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना पड़ता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। सो बिजनेस का पूरा जो फोकस होता है वो कंपटीशन पे होता है। जो इंसान जैसा अच्छा काम करेगा उसको वैसा पैसा मिलेगा, उसको उस मुताबिक आपको इंसेंटिव मिलेगा। और फैमिली में क्या है, सबको साथ में लेके चलना है, सबको आगे लेके जाना है, कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। सो ये 2 कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों की वैल्यूज, दोनों की कॉन्सेप्ट अलग है। जब फैमिली बिजनेस में ये दोनों का मर्जर होता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट का, और उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए फैमिली बिजनेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज आपको वहां पे सिर्फ बिजनेस को नहीं ध्यान में रखना है, आपको फैमिली को भी ध्यान में रखना है। सो इसलिए वो मुश्किल है। अगर आप उसको अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं तो आप अच्छे से फैमिली बिजनेस को चला सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने पहले देखा था कि 3rd या 4th जनरेशन से आगे फैमिली बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकते, 80% फैमिली बिजनेस खत्म हो जाते हैं। इसलिए होते हैं बिकॉज ये बैलेंस करना और बैलेंस को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैंने बिरला फैमिली का देखा, बिरला फैमिली इसका बहुत क्लासिकल एग्जांपल है कि इतनी लड़ाइयां हुई हैं, इतने कोर्ट केसेस हुए हैं। आप कोई भी न्यूज चैनल दिखाएं, कोई भी आज सिर्फ सर्च करें बिरला फैमिलीज, और आपको न्यूज में इतने सारे कोर्ट केसेस, इतनी लड़ाई, इतने झगड़े, इतने कॉन्फ्लिक्ट दिखेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये बिजनेस, टोटल जो वेल्थ है पूरा फैमिली का, वो 50,000 करोड़ से ज्यादा का है। वो आपको देखना जरूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, लेकिन उसको बैलेंस करते हुए आप बिजनेस को कैसे आगे लेके जाते हैं, वो थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। चैलेंजेस मेजरली क्या होते हैं? लीडरशिप सबसे पहला। जिसने शुरू किया बिजनेस, जब 2nd जनरेशन आता है, उनको पता नहीं कि 2nd जनरेशन को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। दूसरा होता है उनका जो विजन है, उनको लगता है कि जो उनको पता है कैसे बिजनेस करना, वो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं और किसी और को देते नहीं। अपने बच्चों को भी नहीं देते, अपने पोतों को भी नहीं देते, अपने भाइयों को भी नहीं देते, और अपने कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। दूसरा, उनका जो विजन, उनको बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना, वो किसी से कम्युनिकेट नहीं करते। तो ज्यादातर जो चैलेंज आती है वो ये आती है कि जो एक इंसान है जिसने बिजनेस शुरू किया, वो उससे बियॉन्ड वो आगे कुछ बढ़ नहीं सकता, बिकॉज लोगों को पता नहीं है कि उनका रोल क्या है, उनका रोल क्या होने वाला है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी गए साल एक काफी फैमिली बिजनेसेस को स्टडी कर रहा था, और उसमें मुझे एक भाई मिले जो 49 इयर्स के। उनके अब्बा ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनोवेटिव आइटम शुरू किया था 1980s में, और वो बिजनेस वो इनोवेटिव आइटम की वजह से सरवाइव कर रहा था। वो खुद भाई जो थे 49 इयर्स के, जो अपने अब्बा के नक्शे कदम पे चलते हुए, उन्होंने मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल हासिल करके, उनको पता था कि उनकी जो पढ़ाई उनको काम लगेगी अपने बिजनेस में। उन्होंने वो पढ़ाई किया, उसमें गोल्ड मेडल हासिल करके अपने अब्बा के बिजनेस में ज्वाइन किया। और आज 29 इयर्स में वो मुझे कह रहे थे कि अबरार भाई, मुझे पता नहीं कि मैं 29 इयर्स से क्या कर रहा हूँ बिजनेस में। मेरे अब्बा मुझे कोई डिसीजन लेने नहीं देते। वो रोज सुबह में 9 बजे आ जाते हैं, वो 80 साल के हैं, और वही ऑपरेट करते हैं बिजनेस।
कई बार ये होता है कि लीडरशिप में, और कोई भी एम्प्लॉय मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि मेरे अब्बा ही डिसीजन लेते हैं। कई बार ये होता है कि लीडरशिप का प्रॉब्लम होता है, लीडरशिप की वजह से फैमिली बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकते। कई लोग होते हैं कि जो फैमिली बिजनेस के इनिशियल सक्सेस उसमें ही खुश रहते हैं। हमारे यहाँ पे अहमदाबाद में एक फेमस रेस्टोरेंट है, चंद्रविलास रेस्टोरेंट, जिनका लेगेसी बहुत पुराना है, जिन्होंने सबसे पहले गुजराती थाली कॉन्सेप्ट शुरू किया था। 100 साल पुराना ये है। सारे फिल्म स्टार, सारे सेलिब्रिटीज वहाँ पे हैं। वो एक लिमिट के बाद ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो जो पास्ट था वो बहुत ग्लोरियस था, जो उन्होंने जो अचीव किया था वो बहुत ही बड़ा फिनोमिनल था, लेकिन वो ही पास्ट की खुश फहमी में रह जाते हैं। जो उनको नहीं पता कि मार्केट चेंज हो रहा है, बिजनेस चेंज हो रहे हैं, बिजनेस करने का तरीका चेंज हो रहा है। कई बार क्या होता है कि फैमिली बिजनेस वो अपने ग्लोरियस पास्ट में रहते हैं और डिनायल मोड में रहते हैं। रिलेशनशिप को मेंटेन करना, मैनेज करना बहुत ही मुश्किल मामला है। मैं आज से 4-5 साल पहले एक डायमंड कंपनी है, डायमंड पॉलिशिंग और कटिंग कंपनी है सूरत में, वहाँ पे मैं कंसल्टिंग कर रहा था। वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। जो भाई थे जिन्होंने बिजनेस शुरू किया, वो खुद एक जमाने में डायमंड लेबर वर्क करते थे, जो कटिंग और पॉलिशिंग का काम करते थे। उसमें से थोड़ा पैसे जमा करके उन्होंने अपना खुद का यूनिट शुरू किया, और अभी उनके पास जो बिजनेस था वो अराउंड 100 से 200 करोड़ का बिजनेस था। कुल मिला के अराउंड 150-200 लोग काम करते थे। उनके भाई को उन्होंने शुरुआत में इन्वॉल्व किया था अपने बिजनेस में। अब बिजनेस को 10-15 साल का हो गया, बिजनेस ग्रो करने लगा, 100-150 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब उनको लगता है कि उनको एक बिजनेस को एक अलग रूप देना चाहिए, और एक फ्यूचरिस्टिक रूप देना चाहिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच लाना चाहिए। अब उनके भाई वो चीजों से इत्तेफाक नहीं रखते थे। हुआ क्या कि जब मैं गया वहां पे, तो उनका मेन काम ही ये था कि उनके भाई को कन्विंस करना, क्योंकि वो कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। तो जो आपके भाई हैं, जो जिनके साथ आपने बिजनेस शुरू किया, एक लेवल के बाद जब आप बदलाव लाना चाहते हैं, वो बदलना नहीं चाहते। फैमिली रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करें? बिकॉज अगर कोई इश्यू होता है, आपकी सोच और उनकी सोच में कहीं बदलाव आता है, जब सेकंड जनरेशन आती है, तो उसको क्या रोल मिलेगा, उनके बच्चों का क्या रोल होगा, आपके बच्चों का क्या रोल होगा, या अगर आपने अपने सन इन लॉ, अपने दामाद को इन्वॉल्व किया है, या आपने अपने साले को इन्वॉल्व किया है, अगर उनकी सोच आपसे फर्क पड़ती है, तो कैसे वो सोच में जो बदलाव आता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो कैसे फैमिली रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा? ये बड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम होता है, और उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो ये इश्यूज होते हैं, और आप ज्यादा देखेंगे जो फैमिली बिजनेस में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उसमें हमने अंबानी का देखा था, कैसे दोनों भाई अलग हुए पापा के गुजरने के बाद, उनके पापा धीरूभाई अंबानी के गुजरने के बाद, और उसके बाद वापस से उनकी माँ ने कैसे उनको वापस से मिलाया। ये बड़े इश्यूज हैं जिसको आपको मैनेज करना पड़ता है। फ्यूचर का प्लानिंग नहीं होता है। हमारा जो बिजनेस चल रहा है, अच्छा चल रहा है, हमें नहीं पता कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, और जो हम नेक्स्ट जनरेशन को कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, हमारे बेटों का क्या रोल होगा, हमारे भतीजों का क्या रोल होगा, हमारी बेटियों का क्या रोल होगा बिजनेस में, हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। फ्यूचर का प्लानिंग नहीं हो पाता। फ्यूचर में ये बिजनेस, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जो अच्छी इंडस्ट्री है, उसका बहुत अच्छा आपने 40-50 साल निकाल दिए, लेकिन अब इंडस्ट्री में बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कौन सी नई इंडस्ट्री में जा सकते हैं, कैसे अपनी बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? वो सारे चैलेंजेस को वो नजरअंदाज करते हैं, और इसलिए कई बार वो आगे नहीं सर्वाइव कर पाते। जैसे मैंने कहा कि कई बार कंट्रोल वो पुराने दादाजी के पास होता है। जैसे हम एमडीएच मसाले का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो हमें दिखता है कि वो एक चाचा हैं जो 80 साल के हैं, जो हर एक एडवर्टाइजमेंट में आते हैं। उनका एक ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार रहता है कि वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में भी नहीं आते, कई फैमिलीज में ऐसा होता है वो चाचा 90 साल में भी आते हैं और खुद ही डिसीजन लेते हैं, और वो जब उनकी फुर्सत में डिसीजन लेते हैं और उनकी पुरानी स्टाइल से डिसीजन लेते हैं, और जब मार्केट बदलने लगता है, चेंजेस बहुत आते हैं, तो आपको फास्ट डिसीजन मेकिंग चाहिए। तब वो फैमिली बिजनेस, क्योंकि कोई एक इंसान डिसीजन लेता है या 2-3 फैमिली मेंबर्स ही लेते हैं, उन पर डिपेंडेंट होते हैं, तो वो फास्ट डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता है, और इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाते। जो लास्ट पार्ट है वो है प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होता। वही पुरानी रफ्तार से बिजनेस चला रहा है, जो सेठ मुनीम जी का एक माहौल था एक जमाने में, उसी तरह से तो वही है, प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। टैलेंटेड लोगों को नहीं लेके आते हैं, मान जो आपको जरूरत है। सब टैलेंट देखिए, जब जनरेशन बदलती है, टैलेंट जो पूल होता है उसकी जरूरत बदलती है। और कोई भी फैमिली बिजनेस में आपके पास सारे ही लोग, फैमिली मेंबर के पास ऐसी कोई स्किल्स नहीं होती कि आपके सारे जो टैलेंट और स्किल्स रिक्वायरमेंट है कंपनी की, वो पूरी हो जाए।
इसलिए आपको बाहर से भी टैलेंट या स्किल्स को लेके आना पड़ता है। और ऐसे टाइम पे प्रोफेशनल्स का रोल आता है, जब आपको प्रोफेशनल्स को लेके आना है। सो वो लाना बहुत जरूरी। कई बार क्या होता है, लोग सुनते हैं और आप देखेंगे बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं, वो कहते हैं प्रोफेशनलिज्म लाओ, प्रोफेशनलिज्म लाओ। प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कि आप खाली कोई एमबीए है या कोई इंजीनियर को लेके आए, लेकिन प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है डिसिप्लिन लेके आए अपने बिजनेस में, जो बिजनेस करने के तरीके में सिस्टमेटिक अप्रोच लेके आए। सो कई बार लोग हायर कर लेते हैं, लेकिन उनको वो जगह नहीं देते, उनको वो रोल नहीं देते, उनको वो काम का फ्रीडम नहीं देते। सो होता क्या है कि जो आप वो डिग्री होल्डर आपके वहाँ आया है, लेकिन उसको वही काम कर रहा है कोई जो सुपरवाइजर कर रहा है। सो वो सिस्टम को भी बदलना जरूरी है। जब कोई आप पढ़े लिखे लोगों को लेके आते हैं, आप टैलेंटेड लोगों को लेके आते हैं, तो उनको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो वो नहीं हो पाता, और इसलिए बिजनेस के चैलेंजेस आते हैं। तो और जो फाइनल जो चीज है वो है सक्सेशन प्लानिंग का प्रॉब्लम। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि बेटे को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती लेके आए उसको बिजनेस में। और मैंने देखा है बहुत सारी बार वो लड़का आता है 11 बजे। अगर आप म्यूट कर देंगे सब लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। सो बेटे को लेके आए आप बिजनेस में, बेटे को इंटरेस्ट नहीं है, उसको जी मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? हेलो जी आ रही है भाई। जी जी। सो जी जी थैंक यू। सो जब बेटा आया, बेटे को इंटरेस्ट नहीं, बेटे को इंटरेस्ट है म्यूजिक में, उसको इंटरेस्ट है डिजाइन में, उसको अपना आर्किटेक्ट फॉर्म शुरू करना है, उसको अपना रेस्टोरेंट शुरू करना है। आप उसको लेके आए, उसको बताए भी नहीं कि उसका रोल क्या होगा, उसका माइंडसेट भी ट्रेन नहीं हुआ है। हमेशा से उसने वेल्थ को एंजॉय किया है, लेकिन वेल्थ का इंपॉर्टेंस नहीं समझा है। जब वो आता है बिजनेस में, 11 बजे आता है, फिर ऑफिस में बैठता है, उस टाइम पे वो कंप्यूटर पे लैपटॉप पे कुछ करता है अपना, फिर 5 बजे चला जाता है। आपको लगता है वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होगा, हो नहीं पाता है। वो उसका सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है। तो ये बड़ा इशू है। आप इतना समझ लीजिए कि आपका बिजनेस है ना, वो आपके बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट का जरिया नहीं होना चाहिए। अगर उनको इंटरेस्ट है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है तो जबरदस्ती मत डालिए। बिकॉज ज्यादातर जो मैंने देखा है बिजनेसेस में, सेकंड जनरेशन को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका भी केस स्टडी मैं आपको बताऊंगा इसके नेक्स्ट इस स्लाइड के बाद। फिर जो आते हैं बच्चे, वो काफी यंग आते हैं, पढ़े लिखे, कोई यूएस से पढ़ के आया, कोई किसी ने उस्मानिया से उसने एमए का लिटरेचर करके आया, कोई लड़का आईआईटी से इंजीनियरिंग करके आया। वो बड़े खुशी खुशी अपने फैमिली बिजनेस में ज्वाइन भी होता है, लेकिन उसके अब्बा उसको बताते नहीं उसका रोल क्या होगा, उसके दादा उसको बताते नहीं कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसकी जो स्किल्स हैं वो कैसे कंपनीज के बिजनेस में कैसे काम लग सकते हैं, वो क्लैरिटी नहीं है। तो वो भी बेचारा कोशिश करता है समझने के लिए, और कोई समझ नहीं देता तो उसको जो समझ में तो वो करता है, उसमें अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है। दूसरा है कि कैसे उसको रिवॉर्ड मिले, उसका बेनिफिट क्या है, बिजनेस कर रहा है, अगर अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है। कई बार होता है, कई लोगों के साथ मैंने देखा है फैमिली बिजनेस में, जिसमें जब कोई इंसान ने शुरू किया बिजनेस, किसी एक लॉयल इंसान के साथ शुरू किया, जो मैनेजर था, उसको एक बोला था कि तुम्हें सीईओ बना दिया जाएगा, आप हमारे साथ रहो। बेचारे ने 15-20 साल अपनी जिंदगी के लगा दिए, और फिर कल को बेटा आता है वो सीईओ बन जाता है, और जो इंसान जिसने 15-20 साल वो एंटरप्रेन्योर के साथ लगाए, वो वही मैनेजर बना रह जाता है। सो और उसको लगता है ये बहुत अनफेयर है, उसको इतना सैलरी मिलता है। कई बार होता है कि रिश्तेदारों को बहुत ज्यादा सैलरी दिया जाता है, और वो जो डिजर्व नहीं करते। सो ये बहुत जरूरी है कि वो सारी चीजें देखी जाए। दूसरा है कि फ्रीडम, जैसे मैंने आपको पहला, फ्रीडम नहीं मिलता है नेक्स्ट जनरेशन को काम करने का। बच्चे गलती करते हैं, नए लोग आएंगे गलती करेंगे। तो फैमिली बिजनेस में एक तरह का एपेटाइट होना चाहिए। मैं एक बहुत ही अभी एक फैमिली बिजनेस के ओनर से मिला था, जब मैंने उनसे बात किया तो मैंने पूछा कि आपके बिजनेस में जो गलती हुई इसमें किसका कौन था वो? तो बोले भाई मेरे छोटे वाले भाई की गलती थी, उसकी गलती की वजह से ये प्रॉब्लम आया। लेकिन हम ये मानते हैं कि बिजनेस में अगर फैमिली मेंबर की किसी की भी गलती होती है, हम लोग सब लोग किसी की गलती पे नुक्ताचीनी नहीं करते, और हम लोग उसको एज अ फैमिली की गलती मान के
बिजनेस वो गलती को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने मुझे बताई और ये होता है, लेकिन होता क्या है ये इतना आसान नहीं है। होता क्या है कि भतीजे पे एलिगेशन आया, भाई पे एलिगेशन आया, तो कई बार इस सारी चीजों से भी कई बार लोग डरते हैं गलतियां करने से। तो बच्चों के जब यंग जनरेशन को आप लाते हैं तो वो गलती नहीं करेंगे तो कैसे वो आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे केस स्टडी बताना चाहता हूँ जो हैवमोर कंपनी का है। सतीश शोना करके जो एक जनाब थे, इन्होंने 1944 में कराची में एक आइसक्रीम कंपनी शुरू की। बहुत कोशिश के बाद इंदौर में और जबलपुर में उनका आइसक्रीम बिजनेस फेल हुआ। 1953 में वहाँ के बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे कस्तूरबा लाल भाई, जो उनकी मदद से उन्होंने शुरू किया आइसक्रीम बिजनेस अहमदाबाद में। और फिर उसके बाद उनका पहला रेस्टोरेंट शुरू किया उन्होंने अराउंड सेम टाइम पे 1960 में, और उसमें चना पूरी बेचना शुरू किया, लेकिन आइसक्रीम बिजनेस पहले से ही शुरू था। वो बिजनेस उनके बेटे ने, और उन जो 400 स्क्वायर फीट के रूम से शुरू हुआ था, वो आजकल रोज 2.5 लाख लीटर आइसक्रीम बनाता है। 500 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज उनके पास हैं और आउटलेट्स हैं। वो बिजनेस को 2017-18 में उसका जो वेल्थ था वो 500 करोड़ था। 2017 में 1020 करोड़ रुपए में उसको एक कोरियन ब्रांड को बेच दिया गया। आपको यहाँ पे दो लोग मिलेंगे, जो सतीश शोना के बेटे हैं, जो है जिनका नाम प्रदीप शोना, जो अंकल एक तरफ आपके लेफ्ट में दिखते हैं, और राइट साइड में उनका जो थर्ड जनरेशन है, जो लड़का है, वो दिखता है। तो ये पोता है उनका, सतीश शोना साहब। अब ये भाई जो हैं, उनको मैं बहुत सालों से उनको स्टडी कर रहा हूँ, और जब मैं अपना PhD कर रहा था तब भी मैं उनको मिला था, और उनका यही था कि उनका बहुत ज्यादा फोकस उनका था बिजनेस करना था, लेकिन उनको कुछ अलग तरह का बिजनेस करना था। एक टाइम पे ऐसा है कि दोनों बाप बेटों में इश्यूज आए, और फिर उन्होंने बोला कि आइसक्रीम बिजनेस के अब्बा संभालेंगे और ये लड़का अपना रेस्टोरेंट बिजनेस संभालेगा। लेकिन ये लड़का बहुत ही अच्छे रिच फैमिली जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं गुजरात के, उनके बेटों के साथ घूमता था, काफी अलग हाई फाई लाइफस्टाइल जीता था। उसने कोई KPMG करके कंसल्टिंग फर्म को हायर कर किया, उनके बेस सजेशन से लिया, कुछ 13-14 लाख रुपए खर्च किए, और उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपना आइसक्रीम बिजनेस बेच दीजिए। वो सजेशन पे ये लड़के ने ये बिजनेस बेच दिया 2017 में 1000 करोड़ में, और अभी उनका रेस्टोरेंट बिजनेस उनके पास है, और वो भी अभी ये सोच रहे हैं कि 2 साल में उसको भी बेच देंगे अगर उनको कोई 2500 करोड़ रुपया देगा। अगर आप सोचें कि ये प्रॉब्लम होता है जब आपके बच्चे इन बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं और आप उनको लेके आते हैं। अभी ये जो है, इनके जो पोते साहब हैं, वो बॉम्बे में रहते हैं। 400 करोड़ का एक अपार्टमेंट, पहले वो अहमदाबाद में रहते थे, जब ये एक्विजिशन हुआ उसके बाद वो बॉम्बे चले गए अपनी वाइफ और बच्चे के साथ। वो हफ्ते में 3 दिन सुबह में प्लेन से आते हैं बिजनेस को अटेंड करने के लिए, और 3 दिन वापस चले जाते हैं शाम में प्लेन से। अब सोचिए, ये बिजनेस अगर कोई प्रोफेशनल CEO चलाता तो ऐसे नहीं चलाता, और बिजनेस को आगे लेके जाता। बिजनेस पोटेंशियल है, आइसक्रीम बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस ब्रांड, और हैवमोर का बहुत नाम है, क्वालिटी में बहुत बड़ा नाम है। लेकिन वही होता है कि जब आप अपनी जनरेशन को लेके आते हैं, वो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं। अभी इनका प्लान ये है कि थोड़े सालों में दोनों बिजनेस को बेच के वो डेनमार्क या कोई फॉरेन यूरोपियन कंट्री में अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू करेंगे, जिनका ऑलरेडी अभी कुल मिला के 20-25 बड़े रेस्टोरेंट्स हैं पूरे गुजरात में। वो छोड़ के, उसको बेच के, वो छोटा सा रेस्टोरेंट वहाँ यूरोप में शुरू करना चाह रहे हैं। अब सोचिए ये क्या मेंटालिटी। आपको ये बहुत देखना जरूरी होगा कि आप सेकंड जनरेशन को लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे। यूसुफ साहब, कुछ आवाज का प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है? हाँ, बीच में ब्रेक हो गई थी आपकी आवाज, अब आ रही है। अभी ठीक आ रही है? सलाउद्दीन, ब्रेक हुई थी, कहाँ से कटी थी आवाज? नहीं ठीक है, थोड़ी ब्रेक हुई थी, आप रिपीट करना चाहते कर सकते हैं थोड़ा। अच्छा, तो अगर आप मैं ये कह रहा था कि जब कोई सेकंड जनरेशन को इंटरेस्ट नहीं होता, आप उनको जबरदस्ती लेके आते हैं, तब ये इश्यूज होते हैं कि जब आपका बिजनेस जो ऑलरेडी पोटेंशियल बहुत हाई है इंडियन मार्केट में, वो उसको बेच के वो कुछ और करना चाहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सक्सेशन प्लानिंग ठीक से करें।
तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है जो डाबर के ओनर ने, डाबर हमको पता है सबको कि 100-150 साल पुरानी कंपनी है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा नाम है, एफएमसीजी प्रोडक्ट में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने रियलाइज किया 1996-97 में कि उनको जरूरत है, अपने बिजनेस जैसे ग्रो हो रहा है, उनका फैमिली बिजनेस भी ग्रो, फैमिली मेंबर्स भी बढ़ रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं, बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। ऐसे टाइम पे उनको बाहर से किसी की जरूरत है जो हेल्प करे। और यहाँ पे लिखा है ना कि जैसे कि डाबर को पता, उनको रियलाइज हुआ कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत है, उनको बेस्ट मैनेजर टैलेंट को लेके आना है। और ये वाइस चांसलर चेयरमैन है अमित बर्मन, जो फैमिली के ही है, बर्मन फैमिली का ये बिजनेस था। और इसलिए उनको लगता था कि हमें किसी की जरूरत है, और इसलिए हमें, और हर एक चीज को पेपर पे डालना भी बहुत जरूरी है। तो फैमिली इज ग्रो, सो हमें इसलिए उनको रियलाइज हुआ और उन्होंने मैकेंजी को हायर किया। और हमारे इस्लाम का भी यही तरीका है कि हम हर एक छोटा सा भी डील करें, अपने किसी भी बिजनेस डील करें, हम उसको पेपर पे लिखें, जो हम लोग भूल गए हैं। लेकिन वही चीज आजकल अगर आप फैमिली बिजनेस कंसल्टेंट को हायर करेंगे, वो पहली चीज आपसे यही करवाएगा कि सारे जो रूल्स है, नॉर्म्स है बिजनेस के, उसको पेपर पे लिखिए और उसको डिफाइन करिए। सो ये जो एक्सरसाइज है जो बर्मन फैमिली ने किया 1996-97 में, जो बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म है मैकेंजी को हायर करके, और उन्होंने अपने जो डे टू डे जो रोल्स थे, कई बार क्या होता है फैमिली मेंबर छोटे मोटे कामों में इतने लग जाते हैं कि वो जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए उनका जो टाइम होना चाहिए वो नहीं होता है। सो उन्होंने वो डिफाइन किया कि उनका रोल क्या रहेगा और क्या रोल है जो प्रोफेशनल्स, कोई मैनेजर्स को दिया जाएगा या कोई छोटे अकाउंटेंट को दिया जाएगा, कैसे वो अपने रोल्स को आगे लेके जाएंगे बिजनेस में। फैमिली काउंसिल सेटअप किया जिसके मेंबर्स थे, जिसमें मेल मेंबर्स फैमिली के जो भी 25 साल से उम्र के ज्यादा थे उनको इन्वॉल्व किया गया, और एक काउंसिल बनाया गया कि कोई भी डिस्प्यूट हो, प्रॉब्लम हो, काउंसिल के जरिए वो सॉल्व हो। और उसके बाद उन्होंने एक फैमिली डॉक्यूमेंट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बनाया जो नॉर्म्स और उसके रूल्स को डिफाइन करे फैमिली के, कि ऐसे ही ऐसी सिचुएशन में हमें ऐसे रिएक्ट करना है, ऐसे डिसीजन लेना है, ऐसे हमें चलना है। सो वो बहुत जरूरी है कि उस तरह का डॉक्यूमेंट बना, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना फैमिली का, और ये कंसल्टिंग फर्म के जरिए उन्होंने किया। और 2 डेकेड मतलब एक 20 सालों में उनका बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गया, बिकॉज वो फैमिली जो इश्यूज थे, जो चैलेंजेस थी, उससे हट के उनके पास एक गाइडलाइंस थी कि कैसे उसको मैनेज करना है, तो उनका पूरा फोकस बिजनेस पे आ गया। सो ये 5 जनरेशन की एक कंपनी है, फैमिली बिजनेस है, और उन्होंने कैसे उसको ट्रांसफॉर्म किया। जब जरूरत पड़ी, देखिए जरूरत आपको पता होती है, कई बार फैमिली बिजनेस में आपको पता होता है कि अब मुझसे ये चीजें संभल नहीं रही, मुझसे चीजें मैनेज नहीं हो पा रही, तो कैसे मैं किसी और की मदद। तो जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने ये जो डायमंड कंपनी है उनके साथ जब काम किया, तो वही था मसला कोई ऐसा नहीं था, बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था। मसला ये था कि सेकंड जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को कैसे ट्रेन करना, और दूसरा है कि जो उनके भाई हैं, उनके बच्चे हैं, उनको कैसे इन्वॉल्व करना चेंज में। जब जो बिजनेस के चेंज की लाते हैं, उसमें कैसे उनको इन्वॉल्व करना और उनके रेजिस्टेंस को कैसे कम करना। सो आप एक्नॉलेज करिए और उसके बाद किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। सो फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, वो डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली। सो उसमें ब्रॉड गाइडलाइंस होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपके वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम क्या है आपके फैमिली के, और आपको कैसे उसमें कभी कोई इश्यूज आता है, कोई चैलेंजेस आती है, तो कैसे उसको मैनेज करना है। एक बड़ी शिपयार्ड कंपनी है, शिपिंग कंपनी थी जो यूरोप में, उन्होंने अपने फैमिली, उसमें उनके पास एक नॉलेज था कि कैसे वो डिसाइड करते थे कि शिप कौन सी खरीदनी है और क्या रेट पे खरीदनी है। उनके पास एक फैमिली ट्रेडिशनल नॉलेज था जो बहुत सालों से जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हो रहा था। उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया कि जिससे एक प्रोसेस बन जाए, तो कल को जब मैनेजर्स आए, कल को जब कोई, अगर आप किसी प्रोफेशनल टीम को लाते हैं जो आपके बजाय वो काम करेगी, तो उनके लिए वो गाइडलाइंस के तरीके से काम कर सकते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट तैयार करिए जिसमें आप डिसाइड करिए फैमिली मेंबर्स मिलके कि क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं एक्सेप्टेबल, क्या चीजें कैसे की जाएगी। कोई नए लड़के को लिया जाएगा जब फैमिली में, तो कैसे लिया जाएगा, या कोई लड़की को लिया जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन को इन्वॉल्व किया जाएगा तो कैसे इन्वॉल्व किया जाएगा, जब फैमिली डिस्प्यूट होगा तो कैसे कौन रिजॉल्व करेगा। ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। एक जमाने में क्या होता था कि जब फैमिली में हम मूवीज देखते थे तो उसमें होता था एक दादाजी हैं जो
बिजनेस संभाल रहे हैं, फिर खाने के टाइम पे अपने बेटे को पूछते थे कि क्या हो रहा है, तो बच्चे बेटे बताते थे कि ऐसे सारी चीजें हो रही है। फिर दो बेटों में कुछ प्रॉब्लम होता था, दोनों के बीच वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि फैमिलीज एक साथ में नहीं रहती। आप आप भले फैमिली बिजनेस मैनेज करते हो, लेकिन आपके भाई का फैमिली कहीं अलग रहता होगा, आपकी बहन का फैमिली कहीं और रहते होंगे। कम्युनिकेशन जो होता था वो आजकल इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है जो फैमिलीज में होता था, और कोई बड़ा बुजुर्ग होता था जो इंटरवीन करता था, जो फैमिली डिस्प्यूट को सॉल्व करता था, वो आजकल नहीं रहा है। सो तब इस तरह की जरूरत पड़ती है कि एक डॉक्यूमेंट हो जो गाइडलाइंस के तरीके से काम करे और आपको हेल्प करे। ये वीडियो वापस से आ रहा है शायद। ओके, सो तो कैसे आप अपने प्रिपेयर करेंगे अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन को फैमिली बिजनेस में लाने के लिए? तो पहले तो पता करिए कि उनको इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में। और कई बार क्या होता है, जैसे मैं कई बच्चे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, एक स्टूडेंट आया मुझे मेरे पास, वो बोलते हैं सर मुझे कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस सिखा दीजिए। मैंने बोला आपका फैमिली बिजनेस क्या है? तो बोले क्योंकि मेरे पास जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं वो बहुत रिच फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, जो गुजराती ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से है। तो मैंने पूछा तो उसने बोला सर मेरा सौराष्ट्र रीजन में रियल एस्टेट का मेरे पापा का बिजनेस है। मैंने बोला आपके कोई भाई बहन है? तो बोले सर नहीं, मैं अकेला हूँ। तो मैंने बोला आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस में जाएंगे तो आपको कितना मार्जिन मिलेगा? और आप रियल एस्टेट में अगर आप अपने पापा को हेल्प करते हैं तो आपको बिजनेस में वो टाइम नहीं बिताना पड़ेगा जो कोई नए बिजनेस में सीखने में लगाना पड़ेगा। तो बोले सर रियल एस्टेट इतना मजेदार बिजनेस नहीं है। तो ज्यादातर जब स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं मैं उनको पूछता हूँ फैमिली बिजनेस में क्यों नहीं काम करना चाहते। उनको लगता है कि फैमिली बिजनेस में उनके लिए कुछ करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने, उनके अब्बा ने, उनके दादा ने कभी उनको वो दिखाया नहीं विजन कि आप ये फैमिली बिजनेस में आके भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ये बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। या कुछ नया बिजनेस भी, समझ लीजिए आप रूफ टॉप रूफिंग बिजनेस में है तो आप फैब्रिकेशन बिजनेस में जाइए, या आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में है तो आप आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स में जाइए। तो अगर आप इस तरह से बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं कि जब वो आएंगे वो भी, उनको जो कुछ नया करना है उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा और उनके लिए भी बहुत स्कोप है। कोई दूसरा बिजनेस इंडिपेंडेंटली खड़े करने के बजाय अगर वो एक्साइटमेंट खड़ा करना पड़ेगा, वो विजन खड़ा करना पड़ेगा, और वो काम जब वो बच्चा 20 साल का होता है तब नहीं कर सकते। आपको कंटिन्यूअसली जब वो छोटा हो और जब धीरे धीरे, इसलिए पुराने जमाने में हो जाता है माँ बाप, अब्बा दादा उनको अपने बिजनेस में लेके आते थे, वैकेशन में बच्चे टाइम स्पेंड करते थे, कई बार वहाँ पे जाते थे, देखते थे बिजनेस, सीखते थे, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते थे, और फिर उससे धीरे धीरे सीख के उनमें इंटरेस्ट पैदा होता था, फिर वो बिजनेस को ज्वाइन करते थे। सो वो बहुत ही, अभी आजकल क्या हो गया, बच्चा बस पढ़ाई करता है, वहां तक उनको बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व किया जाता। फिर एक दिन उनको बोला जाता है आप आके हमारे बिजनेस को ज्वाइन करो। क्यों करेगा भाई आपका बच्चा बिजनेस को ज्वाइन? क्योंकि आप बूढ़े हो गए हैं इसलिए आप उनको बोल रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। एक एक उसको आपने पहले से इन्वॉल्व किया होता, उनको उनको एक्साइटमेंट क्रिएट किया होता, उनके लिए एम्बिशन क्रिएट किया होता तो जरूर करता। तो करना बहुत जरूरी। फिर उसको प्रूव करने दीजिए अपने आप उसको, और उसके स्किल्स और टैलेंट को देखिए कि कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, कैसे इस्तेमाल हो सकता है फैमिली बिजनेस में। तो मैपिंग बहुत कर रहे हैं। अब समझ लीजिए जैसे हम कोई मैनेजर आता है हमारे कंपनी में तो हम क्या देखते हैं कि उसके पास स्किल्स टैलेंट क्या है, हमारे पास ये जॉब्स हैं, ये रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो करने वाला नहीं है तो हमें कोई मैनेजर को हायर करना है तो उसके पास वो क्वालिफिकेशन और स्किल्स वो है कि नहीं है। अब उसको मैचिंग करते तब हम किसी को हायर करते हैं। लेकिन जब फैमिली बिजनेस में किसी को लेके आते हैं तो हम ये सारी चीजें सोचते नहीं कि मेरे बेटे के पास, मेरी बेटी के पास, मेरे भतीजे के पास, मेरे दामाद के पास क्या स्किल्स है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, वो किस तरह के काम में फिट हो सकता है। कई बार तो उनको बोलते तुम आओ देखो फिर तुम्हें समझ में आए तो करना। कुछ ऐसा नहीं होता है। क्लियरली डिफाइन करिए रोल और उनको वहां पे डालिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। उसमें शुरुआत करिए शॉप फ्लोर से। शुरुआत, मैं अभी एक बिजनेस में, मैं राजकोट में एक बहुत बड़ी कंपनी ईपीपी कंपोजिट, वहां पे मैं उनसे मिला था। उनका अराउंड 500 करोड़ का बिजनेस है और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे वहाँ ये रूल है कि जो भी मेरा भाई का बेटा, मेरा बेटा कोई भी आएगा उनको शॉप फ्लोर से काम शुरू सीखना है। जो सुपरवाइजर भी करते हैं, जो मैकेनिक करता है, वो सारी चीजें उनको करनी है। उनको 3 साल शॉप फ्लोर पे काम करना है, पूरा बिजनेस को वहां से समझना है। ऑफिस से समझेंगे नहीं, ग्राउंड लेवल पे काम करना है और 12 घंटे जैसी शिफ्ट होती है वैसे ही काम करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कैसे अपने बच्चे को ट्रेन करें।
ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो सारे न्यूज़पेपर में आया था, मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं हमेशा उसका एग्जाम्पल देता हूँ कि ये जो हरे कृष्णा डायमंड है, जो बहुत ही फेमस डायमंड कंपनी है, उसके मालिक हैं सावजी भाई। और उनका हमेशा आप न्यूज़ में देखते होंगे कि वो हमेशा दिवाली पे अपने एम्प्लॉयज को अपार्टमेंट्स, कार, स्कूटर्स गिफ्ट करते हैं। सो उनका 600 करोड़ रुपीस का डायमंड का कंपनी है, 71 कंट्रीज में उनका प्रेजेंस है। उनका बेटा यूएस की बहुत टॉप यूनिवर्सिटी से एमबीए करके आया, और उसको बोला गया पहले कि तुम पहले 7,000 रुपये तुम्हें दिले जाते हैं, तुम एक महीना ऐसी जगह पे सरवाइव करो जहाँ पे तुम्हें लैंग्वेज तुम्हारी नहीं है और तुम्हें कोई जानता नहीं। तो उसने सोचा कि मैं जाता हूँ कोची, जहाँ पे मुझे न किसी को इंग्लिश के सिवा हिंदी या गुजराती समझ में नहीं आता है, और मुझे भी मलयालम का प्रॉब्लम है। और उसने वो 7,000 उसको 3 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स के साथ उसको भेजा गया, और उसको बोला गया कि ट्रेन से भेजा गया, उसको बोला गया कि तुम्हें सरवाइव करने का। उसने मैकडॉनल्ड्स में काम किया, उसने बेकरी में काम किया, उसने कई लोगों से मिला, लोगों से बातचीत किया, कॉल सेंटर में काम किया, और कई लोगों ने मदद भी किया, और जिससे मदद किया उनको फिर कंपनी ने आगे जाके उनको एक्नॉलेज भी किया। तो उसने 1 महीना जब सर्वाइव किया, तो उसके बाद कई बार खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो उसको रियलाइज हुआ कि लाइफ क्या है, और लोग जो पुअर होते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं, कैसे स्ट्रगल करते हैं जॉब के लिए या पैसे के लिए। तो उसका पर्सपेक्टिव बदल गया। सो आप अगर कोई अपने बच्चों को वो हार्डशिप नहीं दिखाएंगे, तो कैसे वो आपके बिजनेस में वही पैशन, वही कमिटमेंट, वही डिसिप्लिन लेके आएगा। बिकॉज बिजनेस में ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि सेकंड जनरेशन में वो डिसिप्लिन, वो कमिटमेंट, वो हार्डवर्क नहीं दिखता है। तो केस स्टडी और दूसरा है जिग्ना का। जिग्ना एक बहुत फेमस इटालियन ब्रांड है। जितने भी हॉलीवुड के स्टार्स हैं, बहुत बड़े रिच, सबसे अमीर लोग हैं, वो उसके ही कपड़ा पहनते हैं। ये बहुत 100 साल पुराना एक ब्रांड है, जो मरीनो वूल का जो था, उससे वो लोग इटालियन वूल से, वो मरीनो वूल से वो कपड़े बनाते थे। और अभी उनका क्लोथिंग अपैरल ब्रांड है, बहुत फेमस है। जैसे मैंने कहा, पूरे वर्ल्ड के सारे अमीर लोग, सेलिब्रिटीज लोग उसकी ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं। तो वो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग रोल है। उनके जो मालिक थे, एक बार IIM अहमदाबाद में आए थे एक लेक्चर के लिए, तब मैंने अटेंड किया था, और तब उन्होंने बताया था कि हमारे वहाँ ये रूल है कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन, उसी को भी अगर बिजनेस में आना है, तो उसको 4 साल पहले बाहर कोई कंपनी में काम करना पड़ेगा, वो भी इटली से बाहर, मतलब अमेरिका, ब्राजील, कहीं पे भी जाएगी, लेकिन इटली में नहीं। कोई ऐसी जगह पे काम करना पड़ेगा जहाँ पे लोग उनको जानते नहीं, वो फैमिली को नहीं जानते। उनको 4 साल काम करना है, उनको 3 से 4 लैंग्वेजेस आनी चाहिए, और उनको कॉम्पीट करना है, नॉर्मल एप्लीकेशन देना है कोई जॉब के लिए हमारी कंपनी में, कोई पोस्ट के लिए, और दूसरे लोगों से कॉम्पीट करके प्रूव करना है कि वो दूसरे कैंडिडेट से बेहतर है। अगर ये करते हैं, फिर हम उनको एक पूरा फ्लोर देते हैं जिस पे वो अपना काम करेंगे, अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। तो जब पहले उन्होंने बोला हमारे पास 4 फ्लोर हैं अभी, जो फर्स्ट जनरेशन था उन्होंने इटली में ये ब्रांड शुरू किया था, फिर हमने सेकंड जनरेशन ने एसेसरीज बिजनेस में गए, थर्ड जनरेशन उसको इंटरनेशनल बिजनेस में उसको आगे बढ़ाया, और फोर्थ जनरेशन वो लेदर बिजनेस में भी आगे बढ़ रही है। सो इस तरह से हर एक जनरेशन अपना अपना एक बिजनेस मॉडल खड़ा करता है। उनको एक पूरा एक फ्लोर दिया जाता है, जहाँ पे अपने स्टाफ के साथ उनको ऑटोनॉमी दी जाती है कि आप अपने मुताबिक एक बिजनेस को, ये बिजनेस को आगे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए। सो लेकिन हमको प्रूव करना पड़ता है अपने आप को, उनका फ्री एंट्री नहीं है। उनको कल, उनका बेटा कल से आके वो अपने बिजनेस में नहीं लगेगा। सो ये बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन आना बहुत जरूरी है फैमिली बिजनेस में। जो एंटर होता है आपकी फैमिली से, उसमें भी डिसिप्लिन और उसको इम्पोर्टेंस समझाना बहुत जरूरी है। उनको अर्न करने दीजिए, पोजीशन अर्न करने दीजिए। जब वो अर्न करते हैं तो लोगों में भी एक्सेप्टेंस आता है। जैसे मैंने उनको पूछा था जीपीपी वाले कॉम्पोजिट वाले भाई को कि सर आप क्यों अपने बच्चे को शॉप फ्लोर में 2-3 साल काम करवा रहे हैं। तो बोले अबरार, अगर मैं उनको पहले से ही ऑफिस में बिठा दूंगा और फिर वो जाके शॉप फ्लोर में लोगों को इंस्ट्रक्शन देंगे, तो लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन वो 3 साल जब वो देखेंगे कि मेरा बेटा शॉप फ्लोर पे वही मजदूरी कर रहा है जो दूसरे लोग भी कर रहे हैं, वही चीजें सीख रहा है जो दूसरे लोग सीख रहे हैं, तो उसका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। कल को वो जब ऑफिस में आएगा 3-4 साल बाद और फिर वो इंस्ट्रक्शन देगा, तो लोगों को बुरा नहीं लगेगा, उसका पर्सनल रेपो भी बनेगा लोगों के साथ। ये बहुत जरूरी है आपको देखना। सो आप अपने बिजनेसेस को कैसे, चैलेंजेस को कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे बड़ा है कि
फैमिली के प्रॉब्लम्स बिजनेस में नहीं लेके जाने के, और बिजनेस के प्रॉब्लम फैमिली में नहीं लेके आने के। कई फैमिली बिजनेस में रूल है कि खाने के वक्त में बिजनेस डिस्कस नहीं किया जाता है। सो बहुत जरूरी है कि अगर आपके भाइयों के बीच में लड़ाई हुई है, आपके बिजनेस के दौरान किसी की गलती हुई है, आपके डिस्प्यूट हुआ है, फैमिली में जब जाए तब नॉर्मल बिहेव करें, वहीं पे उसको छोड़ दें। और वैसे ही फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है, वाइफ्स के बीच में प्रॉब्लम हुई है, बच्चों के बीच में प्रॉब्लम हुई है, बेटे और बहू के साथ प्रॉब्लम हुई है, तो उसको आगे जाके बिजनेस में उसको मत लेके जाइए, वहीं पे वो सारी चीजें डिस्कस मत करिए, नहीं तो आपका स्टाफ उससे अफेक्ट होता है, वो आपको इस्तेमाल भी कर सकता है। जैसे मैंने कहा, रोल्स को डिफाइन करिए। जो फैमिली मेंबर्स को आप लेके आते हैं, अपने अपने साले को लेके आते हैं, अपने दामाद को लेके आते हैं, अपने भाई को लेके आते हैं, उनके लिए रोल्स डिफाइन करिए। उनको बताइए उनका क्या रोल होगा, कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, उनका जॉब प्रोफाइल क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट बना सकते हैं आप, जो गाइडलाइंस होगी, जो जिसको फॉलो किया जाएगा, जो सब लोग फॉलो करेंगे। क्लियर सक्सेशन प्लानिंग होगा। अगर आपको पता है कि आपके बिजनेस को आगे आपके बच्चा लेके जाएगा, तो उसको बचपन से ट्रेन करिए, उसको देखा, उसके लिए क्या पाथ आप डिफाइन करेंगे, उसके बारे में सोचिए, कैसे वो इन्वॉल्व होगा, कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा, तो उसके बारे में थोड़ा प्लानिंग करिए। दूसरा है कि प्रोफेशनल्स को लाएंगे तो साथ में सिस्टम्स को डेवलप करिए, किसी की कॉपी मत करिए। मल्टीनेशनल कंपनी में इस तरह से सिस्टम है तो हम कोई कंसर्न बोलेगा और आप उसको वैसे लेके आएंगे, ऐसा जरूर नहीं है। आपको अपने रूल्स आपकी फैमिली के वैल्यूज के मुताबिक डिफाइन करने हैं। आपकी जो प्रोसेस है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर है, आप कई बार कई होता है, देखो फैमिली बिजनेस सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि बहुत सालों का नॉलेज उनके पास होता है बिजनेस का, तो उसको कैसे आप यूटिलाइज करके उसको कैसे प्रोसेस में डालेंगे। तो आपको जब जब सिस्टम डेवलप करेंगे, प्रोफेशनलिज्म लाएंगे, तो अपने तरीके के मुताबिक लाइए, अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें लाइए। ऐसा नहीं कि आपने एमबीए हायर कर लिया या आपने कोई सीनियर इंजीनियर को हायर कर लिया और उसको बोला कि अब तुम काम करो, वैसे नहीं। आप एक अपनी गाइडलाइंस बनाइए, एक सिस्टम बनाइए, उसमें उनको इन्वॉल्व करिए प्रोफेशनल्स को। जो रोल आप नहीं पूरा कर सकते, आपके बच्चे नहीं कर सकते, आपके भाई नहीं कर सकते, वो रोल के लिए उनको लेके आइए, लेकिन वो एक सिस्टम का पार्ट हो। और कल को आप रहे ना रहे, सिस्टम चलना चाहिए, इंडिविजुअल ड्रिवन नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा ऑटोनॉमी देना पड़ेगा, कंट्रोल को लूज करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो मैंने जैसे कहा कि अपने सक्सेसर को फ्रीडम दीजिए, ऑटोनॉमी दीजिए। तो मैं जब लास्ट ईयर में रिसर्च कर रहा था, मैं दो तरह के लोगों से मिला। एक तरह के लोग थे जो कहते थे कि मेरे अब्बा हमें कुछ भी बिजनेस में कुछ करने नहीं देते, हम लोग अभी 45 साल के 50 साल के हो गए हैं, 20-25 सालों से बिजनेस में, लेकिन हमारे को पता ही नहीं है कि हम क्या करें। दूसरे तरह के लोग मिले, वो उन्होंने बोला हमने अपने अब्बाओं को फोर्सफुली रिटायरमेंट दे दिया। एक भाई ने बोला कि अबरार मैंने उनको बुलडोज कर दिया। तो मतलब है कि कई बार ये भी होता है कि जब कभी लगता है आपको कि आपके बिजनेस में आपका कंट्रोल नहीं है आपका, और अगर आप बिजनेस में फ्यूचरिस्टिक तरीके से चलना चाहते हैं और नहीं हो पा रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स आपको अलाउ नहीं करते, तो कई बार आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है और स्ट्रांग डिसीजन लेने पड़ते हैं। वैसे आपको अपने बच्चों के साथ भी करना पड़ेगा कि अगर आपने उनको फ्रीडम नहीं दिया, उनको ऑटोनॉमी नहीं दिया, तो दो तरीका से, कहा तो बच्चा कुछ भी नहीं करेगा, वो विड्रॉल मोड में आ जाएगा, कहा तो वो क्या करेगा कि वो आपको बुलडोज करके वो कहेगा कि अब्बा अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए, आप घर पे बैठिए और हम इसको मैनेज करेंगे हमारी तरह से। सो बिजनेस में कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम इसलिए आती है कि आप एक ही इंडस्ट्री में, एक ही बिजनेस में है और लोग आते जाते हैं फैमिली से और फैमिली बढ़ती जाती है, लेकिन वो जो बिजनेस का ग्रोथ उस तरह से नहीं हो पाता। तो आप जब फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे, जैसे जैसे लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, वैसे बिजनेस को भी डाइवर्सिफाई करिए, अलग अलग इंडस्ट्री में जाइए। जैसे मान लीजिए आपने अपने भाई को कहा कि भाई तुम एक रेस्टोरेंट बिजनेस देख लो, अपने दूसरे अपने बेटे को कहा कि भाई तुम एक टेक्सटाइल का बिजनेस देख लो। तो वैसे आप धीरे धीरे अपने अपने बिजनेसेस, या कोई ब्रांच होती है, अगर आपकी 3-4 शॉप है तो आप बोलिए कि एक को एक दे दीजिए, दूसरे को दूसरा दीजिए, तीसरे को तीसरा दे दीजिए। वैसे करके आपको बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तब अगर आप एक ही बिजनेस में सबको ले जाएंगे और सबको इन्वॉल्व करेंगे, तो फिर वो खिचड़ी हो जाएगा, वो कॉन्फ्लिक्ट का एक अखाड़ा हो जाएगा। सो कोशिश करिए कि वो ना हो। सबसे बड़ा है कि फैमिली बिजनेस में एक ध्यान रखिए रूल, कि आपको कभी भी छोड़ना नहीं है उसको, उसमें डटे रहना है। क्योंकि सबसे पहली बात है कि आपने जो ट्रस्ट बनाया है, फैमिली बिजनेस का सबसे बेनिफिट है उसको, उस पर लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज आप कई सालों से बिजनेस में, आपकी फैमिली इन्वॉल्व है, आपकी फैमिली को लोग जानते हैं, तो बहुत ही इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो इसलिए आप उसका फायदा उठाइए। नॉलेज ऑफ द बिजनेस आपके पास है, उसका फायदा उठाइए। और
कोशिश करिए कि आप फास्ट डिसीजन मेकिंग करें लॉन्ग टर्म में के लिए पर्सपेक्टिव से। अगर आप ये करते हैं तो जरूर आपको कभी भी ये बिजनेस को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस पर डटे रहेंगे। और दूसरी बात है कि आप लीड करें अगर बिजनेस को तो उसमें पूरे फैमिली को आगे लेके जाने का सोचिए, ना कि कोई लालच के जरिए या कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट का पर्सपेक्टिव से उसको आगे लेके जाए। अगर आप ये करते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे। इसके साथ मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ अपना प्रेजेंटेशन और हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस। हस्बे साबिक जिन हजरात को भी सवाल करना हो वो अपना हैंड रेस करें, इंशाल्लाह सवाल का मौका दिया जाएगा। और वक्त को बचाएं। ऑब्वियसली अबरार अली सैयद साहब का लेक्चर, आपका वेबिनार मार्वेलस रहता है, तो आप तारीफ में अगर वक्त ज़ाया करेंगे तो दूसरों का वक्त आप किल करेंगे। तो हैंड रेस करिए जिनको भी क्वेश्चन करना है। और लोकेशन के साथ इनमें करें अपने आप को। जी तौकीर साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आवाज आ रही है? जी जी जी, मेरा ये सवाल था कि ये जो मुस्लिम में फैमिली बिजनेस में ज्यादातर वो झगड़ा होता है लेकिन नॉन मुस्लिम में नहीं होता, तो क्या डिफरेंस है? जैसे मैंने कहा कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब फैमिली और हेलो अबरार अली सैयद साहब, आप अनम्यूट कीजिए। आवाज है? जी जी तौकीर साहब, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही। जी सो मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम ये होता है मुस्लिम्स में कि हमारा क्लैरिटी नहीं होता है। जो हमारे इस्लामिक वैल्यूज हैं, हमारी चीज को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, वो हम डॉक्यूमेंट नहीं करते। पहली बात, हमारे जो फैमिली बिजनेस में अगर भाई आता है तो भाई का क्या रोल होगा, अगर डॉक्यूमेंटेशन क्लियरली डिफाइन हो। दूसरा क्या होता है कि जब बिजनेस करते हैं ना, तो मैंने जैसे देखा है नॉन मुस्लिम में उनमें पता होता है कि भाई ये काम करेगा, मैं ये काम करूंगा, हम दूसरे के कामों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप ये करेंगे, एक दूसरे की मदद लेंगे, जब हम कोई प्रॉब्लम में आएंगे एक दूसरे की हेल्प करेंगे। लेकिन मार्केटिंग वो करेगा तो प्रोडक्शन मैं देखूंगा, जैसे क्लैरिटी होता है। दूसरा क्या होता है कि जो फैमिली में अगर बेबियों में भी प्रॉब्लम होती है ना, उसको हम घर पे बिजनेस में नहीं लेके आना चाहिए। लेकिन हम वो हम क्लैरिटी नहीं होती हमारे। कई बार क्या होता है, जो फैमिली के मसले हैं वो घर पे बिजनेस में आते हैं और बिजनेस के मसले घर में भी जाते हैं। सो अगर इसलिए मैंने देखा है कि बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस होती है। जैसे मैंने कहा ना कि कई जो हिंदू फैमिली बिजनेसेस में देखा है कि जिसमें अब्बा जो कहेंगे फाइनल होगा, उसके आगे से में कोई नहीं जाएगा। सो जब भी कोई डिस्प्यूट होता है भाइयों में, तो फादर वुड बी द फाइनल डिसीजन मेकर। तो अगर हम देखेंगे कि अगर हम कई चीजों में अगर इस्लामिक जैसे वैल्यूज पे हम काम करेंगे तो हमारी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे पास बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस है। जो नॉन मुस्लिम करते हैं वो काफी इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, काफी कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उनका तरीका भी वैसा ही है। सिर्फ हम है कि हम भूल गए, वो उसको मेंटेन कर रहे हुए हैं। ठीक है, एजाज खान साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मेरा क्वेश्चन ये है, अभी तक जितने भी हम लोग डिस्कस किए जो बिजनेसेस थे, ये सारे कई सालों से जो चलते आ रहे वो बिजनेसेस डिस्कस किए। आपको क्या लगता है कि कोई बंदा अगर फॉर एग्जांपल 2020 में बिजनेस शुरू किया है कीपिंग हिज फैमिली इन माइंड, सो हाउ वेल ही कैन ग्रो एंड व्हाट आर द बेसिक एट्रीब्यूट्स दैट ही मस्ट फॉलो फॉर दैट? तो पहली बात है कि फर्स्ट ही शुड हैव अ क्लियर कट स्ट्रेटजी कि बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। एक बार आपको पता चले कि आपको बिजनेस को ऐसे ग्रो करना है, फिर आप देखिए कि आपको किस तरह के टैलेंट की जरूरत है आपके बिजनेस में, और क्या टैलेंट आपके पास है और क्या टैलेंट मिसिंग है। OnePlus कौन है? हेलो, ये OnePlus जिसका नाम शो कर रहा है वो अपना रीनेम करें। So this is me, Amreen. Can I ask my question? या अमरीन आप, मैं एक बार ये इनका सवाल खत्म कर लूं जवाब। Sure. Mine is actually on a similar line. So adding on to what he said, so there are a lot of us who would like to be entrepreneurs, not have family businesses in the beginning, but would like to start something. So your session was very informative. Thank you first of all for that. I really appreciate. We have very few people who take such good initiatives, so I'm so thankful for that. Coming on to my point is, if you could suggest for such entrepreneurs, if there is something that is initiated by the government, if there are communities that will help us in
while consulting to proceed forward, or if there is some incubation hub where we can take our ideas, you know, even our network, even if there is a connectivity, matlab network now, like how this meeting is a network, we can form network for us to suggest our ideas and somebody who could guide us, even that will be very helpful. So this is just a suggestion ki, you know, within the brotherhood, if this could be a possibility. I think I think पहले मैं उनका जवाब दे देता हूँ एजाज भाई का, if I'm not wrong, और उसके बाद मैं आपका आंसर करने की कोशिश करता हूँ. सो एजाज भाई, अगर आपने जो पूछा वो बहुत अच्छा सवाल था. तो मैंने बोला था जैसे आपको कि ग्रोथ डिफाइन करिए, आप कि कहाँ पे ग्रो करना चाहते हैं, कैसे ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या स्किल्स, टैलेंट्स या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, क्या जो आप खुद अपने आप से एज ए यंग एंटरप्रेन्योर लगा सकते हैं, क्या जो आपके पास नहीं है. तो समझ लीजिए आपके भाई के पास पैसा है लेकिन आपके पास टैलेंट है और आप बिजनेस चाहते, तो आप उनसे, उनका वो जो पार्टनरशिप होगा वो ऐसा होगा कि वो इन्वेस्टर के तरीके से काम करेंगे. समझ लीजिए कि आपके भाई के पास टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है. मैं अभी टर्बो कंपनी है जिसके साथ काम कर रहा हूँ, जो उनका बिजनेस है, उसमें उन्होंने अपने कजिन को रखा हुआ कि वो टेक्निकली बहुत साउंड है और ये भाई मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं. सो वर्कशॉप वो देखते हैं उनके कजिन, और ये ऐसे देखते हैं कि जो मार्केटिंग देखते हैं. सो आपको क्लियर होनी चाहिए और वैसे आप लोगों को इन्वॉल्व करिए, और फिर उनके टैलेंट को देखिए, उनके स्किल्स को देखिए, उनके पास क्या हुनर है, और वैसे इन्वॉल्व करिए. या अगर उनके पास नहीं है तो उनको ट्रेनिंग दीजिए, या उनको कहिए कि आप ट्रेन होइए, आप ये एरिया में आप थोड़ा अच्छे कोशिश करिए, आप कोर्सेज करिए, आप लर्न स्किल्स को लर्न करिए, और फिर उनको कहिए कि आप उस स्किल्स को अप्लाई करिए वो एरिया में. तो आप धीरे धीरे ऐसे करके फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करेंगे जिनका रोल्स डिफाइन होगा, उनका स्किल्स डिफाइन होगा, और वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है. जो हमारी आपा ने जो सवाल किया वो बहुत ही अच्छा है. आई थिंक रिफा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. अस्सलाम वालेकुम अमरान भाई, मेरा भी सेम ही क्वेश्चन है. इन्होंने जो पूछा लाइक के जो स्टार्टअप के लिए और जो थोड़ी तकलीफ रहती है, जो मैनेजमेंट होता है, जैसे मेरा भी फादर का बिजनेस है, तो उसमें सेम ही प्रॉब्लम है कि जैसे कुछ आगे गाइडेंस जो होना चाहिए आगे जाने के लिए, सबके काफी लोग भी मैंने ऐसे देखे कि जिनके पास टैलेंट है फैमिली बिजनेस का करने का, लेकिन उनको ज्यादा आगे बढ़ने के लिए गाइडलाइंस नहीं मिलती है. आरिफ, हमने पहले भी, आई थिंक मैं आरिफ का सवाल और आपा का सवाल ले लेता हूँ. पहली बात है कि देखिए गाइडेंस के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन सही बार होता है कि आपको खुद को भी क्लैरिटी होनी चाहिए. देखिए कई बार क्या होता है, लोग अभी जैसे आज अपना सेशन जाएगा, कल मुझे 10 फोन आएंगे. और फोन ऐसे आते हैं कि जिसमें वो चाहते हैं कि हम आपको सब कुछ करके कोई दे और कोई आपको बताए और आप उस पर चले. देखिए जो बिजनेस करता है उसको हाथ पांव मारने पड़ते हैं, उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसको अपना मार्केट को स्टडी करना पड़ता है, उसको आसपास घूमना पड़ता है, सप्लायर को ढूंढना पड़ता है. ये सारी मेहनत है. गाइडेंस कोई तब देगा, कहाँ तो आप प्रोफेशनल को हायर करिए जो आपके बारे में आपके लिए सब कुछ करके देगा. अगर वो नहीं कर सकता है तो गाइडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आपके लिए सब कुछ कोई करके दे. वो आपको, हाँ अगर आपने प्रिपरेशन किया है, समझ लीजिए कोई किसी ने प्रिपरेशन किया अच्छा सा और मुझे मेरे पास लेके आता है, बोलता है अब्रार भाई इस पे बताइए मुझे, तो मैं जरूर बताऊंगा. हेलो, आवाज आ रहा है? जी आ रहा है. जी. सो होता क्या है कि आरिफ, कई बार क्या होता है कि गाइडेंस कोई नहीं देता है, आपको खुद को पहले मेहनत करनी पड़ती है, खुद की तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद आप किसी से गाइडेंस लेके जाते हैं. कहाँ तो आप कोई कंसल्टेंट को, जैसे मैं कह रहा हूँ कई लोग हमें हायर करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं कि बिजनेस को आगे कैसे लेके जाए, तो कहाँ तो आप फिर खर्च करिए. तो दो चीज से हो सकता है. लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आपको सब कुछ कोई फुल फ्लेज बना के देगा, काम करके देगा, वो नहीं होने वाला है. ठीक है. और जैसे हमारे आपा ने बोला प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए, सवाल डालिए. पता नहीं कोई कौन कब जैसे आज किसी ने मुझे कॉल किया था, वो औरंगाबाद के, तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ मशीनरी खरीदनी है और मैं किसी को जानता था, मैंने उनको कनेक्ट करवा दिया. तो वैसे करके हो सकता है कभी भी. सो डोंट हेजिटेट, मत होइए कुछ सवाल पूछने में, लेकिन तैयारी करिए और मेहनत करिए. ठीक है. मुमताज हुसैन साहब. जी सलाम अलैकुम, सवाल कर सकता हूँ मैं? जी आप ही का नंबर है. हाँ, अबरार अली साहब अब जो प्रेजेंट किए हैं ज़्यादातर फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस, रिटेल और ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में. मैं दोहा में मुकीम हूँ अपने फैमिली के साथ, और मैं इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में पिछले 15 साल से बिजनेस चला रहा हूँ. जी. तो मेरी अभी सेकेंड जनरेशन को बिजनेस में इन्वॉल्व करने का जैसा सवाल है. मेरी बेटी, हमारा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन है, यानी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मेरे स्टाफ हैं
10 स्टाफ हैं और वो 200 लेबर्स है. सो वी आर बिजी इन आवर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. तो आपने जितने भी वो प्रेजेंट किए थे वो वहाँ पे कहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का नहीं था. बहरहाल सवाल ये है कि अब सेकंड जनरेशन को इन्वॉल्व करना. मेरी बेटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो इनडायरेक्टली अभी इन्वॉल्व है, और मेरे दामाद वो भी इंजीनियर हैं अभी. तो दे आर इन सऊदी अरेबिया. दे आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू कतार. आई एम now about 62. I know I'm going to retire, so I have a business. So I would like to either, now I have a two option. दो option है, एक या मैं family second generation को hand over करूं, or otherwise I have to sell it. So two option. So how shall I involve my daughter and son-in-law in the business? सर बहुत अच्छा सवाल है. आई थिंक आपने जो मुझे पूछा उससे मुझे एक जो एग्जांपल मैंने सोचा था प्रेजेंटेशन के दौरान जो मैं नहीं बता पाया, लेकिन तो पहले आपका जो सवाल है कि देखिए होता क्या है कि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं हमें पता नहीं होता लोग कौन से सेक्टर से आने वाले हैं. सो हमारे एक जनरिक प्रेजेंटेशन होता है, बिकॉज अगर समझिए 150 लोग अगर अटेंड करते हैं, आज जैसे 110 लोगों ने किया, हम सबके सेक्टर को नहीं फोकस कर सकते, तो वो रहेगा हमेशा से एक प्रॉब्लम. लेकिन उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता. नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मैं शायद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे ना फोकस करूं, बिकॉज मैं जनरिक बात करता हूं. दूसरी चीज है जो आपने बोला कि मैं लास्ट ईयर एक भावनगर में काफी इंडस्ट्रियलिस्ट को पढ़ा रहा था. उसमें मेरा सेशन खत्म हो, उसके बाद एक भाई आए जो मुझसे बड़े खुश थे. उन्होंने बोला कि तुमने जो मुझे सिखाया बहुत सीखा और मैं अपने सीईओ को बेचूंगा. तो मैंने कहा कि सर आप अपने बारे में बताइए. तो उसने बताया कि उनका 100 करोड़ का बिजनेस है, उनका भी कुछ इंडस्ट्रियल वाल्व का बिजनेस था. वो कहते हैं कि मेरी बच्ची, मेरी बेटी, एक बेटी है मेरी, और वो डॉक्टर है, और मेरे दामाद है वो भी डॉक्टर है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो मैंने ये सीईओ को डेवलप किया है जो इनके साथ मैं आप चाहता हूँ कि आप बात करें, कि जिनको मैंने मेरे 15 साल से है और आज वो सीईओ है. नेक्स्ट मैं ये बिजनेस को बेचूंगा नहीं, इसको कंटिन्यू करूंगा, लेकिन सीईओ मैनेज होगा. सो जैसे एल&टी कंपनी है, वो भी ऐसा था कि 2 फ्रेंड्स ने शुरू किया था, इंजीनियर्स ने, और उस फिर आगे जाके प्रोफेशनली मैनेज कंपनी हो गई. सो आप ये भी सोच सकते हैं, पहले तो आप सोचिए कि आपकी दामाद और बेटी इतनी पैशनेट हैं जितने आप पैशनेट है बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए. अगर हैं तो जरूर उनको दीजिए. अगर वो उनका कुछ अलग प्लान है, उनके अपने फ्यूचर के अलग प्लान्स है, डोंट फोर्स देम. maybe you can hire a CEO or manager who would take this company to next level. अभी भी आपके अल्लाह आपको और तंदुरुस्ती दे, अभी भी आप 10-15 साल और एक्टिव रह सकते हैं इंशाल्लाह. सो आप उसको सीईओ को ही हायर करके उसको कहिए कि हम उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओ, प्रोफेशनली मैनेज करें. जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन उम्मीद के सहारे जीते हैं. इंशाल्लाह. अबरार साहब, अबू जाजी अकोला. कैन आई इंटरव्यू? जी. अच्छा, मेरा नाम मुश्ताक है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ. जी मुश्ताक, प्लीज रेज योर हैंड. अबू जाजी अकोला. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अबरार भाई सुन रहे हैं आप मुझे? जी जज़ाकल्लाह अबरार भाई. मेरे पास में अल्फाज नहीं है. मैं आपकी मुस्कुराहट और आपके लेक्चर, आपका नाम देखकर मैं सारी मसरूफियात छोड़कर अटेंड करने की कोशिश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. जी, तो मेरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ आपने बयान किया है वो मुझ पे गुजर चुकी है. मैं अपनी जवानी जो है वो खत्म कर चुका. यानी जो एंथुसियास्ट रहता है, आदमी का जोश खरोश रहता है, जो प्लानिंग रहती है, वो सब मैंने भाई के लिए वक्फ कर दी, खत्म कर दी. और अब जबकि मेरे बच्चे जो है बड़े हो रहे हैं, मेरी एज 43 ईयर्स है, तो मेरा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन उसके बगैर आप समझ नहीं पाएंगे, सिनारियो के बगैर. जी, तो आज कंडीशन ये है कि जो जोश उमंग की मेरी उम्र थी, तो मैंने वो अपने भाई के बिजनेस के लिए अपना समझ के लगा दिया. और उस वक्त ये था भाई का कि सबका है, जैसा मोदी जी का है, विकास सबका है. जी, तो ठीक है, उसके लिए भाई कि अपना ही है, तो जो अपने पन्ने से और अपना ये से आदमी सब कुछ वक्त करता है, उसी तरीके से किया. लेकिन आज उनका बच्चा माशाल्लाह एमटेक हो चुका, तो अब मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं खाली हाथ हूँ.
तो कैसे करूं मैं? मेरे बच्चे भी अब जो है तो माशाल्लाह 10वीं में चले गए हैं। मैं यानी क्या बताऊं आपको, इतना अपसेट हूं कि मेरे पास में कुछ ही नहीं। लेकिन आपका जब से ये वेबिनार, अल्लाह रिफा वालों को जज़ाए खैर दे, सलाउद्दीन भाई को, अफजल बेग साहब को, कि इन्होंने कम से कम मुझ जैसे अपसेट लोगों को मोटिवेशन करने के लिए और काउंसलिंग करने के लिए आप जैसे एक्सपर्ट की रहनुमाई हासिल की। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। तो मेरी रहनुमाई कीजिए कि मैं क्या करूं अबरार भाई? मेरे पास में कुछ सोचने समझने की जितनी थी प्लानिंग थी सब मैं खत्म कर चुका। मेरे दिमागी सलाहियत भी मौकूफ हो गई, जैसे सोचने की जो है तो खत्म हो गई कैपेसिटी। जी जज़ाकल्लाह। अबू भाई मुझे आपका बिजनेस नहीं पता है, सो अगर कभी आप मुझसे कल परसों फोन पे बात करेंगे, आई वुड बी डेफिनेटली ट्राइंग टू हेल्प यू। जी जी, मैं काफी अरसे से सोच रहा हूँ आपसे अपॉइंटमेंट लेने का, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपसे कांटेक्ट, जब आप अपॉइंटमेंट दे देंगे मैं करता हूँ। जी मोस्ट वेलकम। अगर मुझे मैसेज कर देंगे मैं ऐसे बात कर लेता हूँ, सो कभी भी, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको कोई भी जिस तरह की हेल्प मिल सके इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन मायूस नहीं होना है। और दूसरा है कि आपके पास यहाँ पे जो 80 लोग हैं वो सब लोग आपके साथ हैं और हम लोग तो साथ में है ही, तो आप अकेले नहीं हैं। आप एक भाई गंवा चुके हैं लेकिन और 80 भाई आप लोगों के साथ हैं, तो डोंट बी डिसहार्टन। अल्लाह आपको हिम्मत दे और अल्लाह आपकी सारी परेशानी को दूर करे। आमीन आमीन। ताइफ स्कूल इमरान। इमरान भाई, इमरान साहब अनम्यूट कीजिए आपको। जी पूछिए। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ आवाज आ रही है ना? आ रही। नहीं, क्वेश्चन है, नागपुर से बोल रहा हूँ मैं। ये है कि जैसे HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है, इसको बेनिफिट मिलता है टैक्सेशन के अंदर में। उसमें मुस्लिम्स और क्रिश्चियन नहीं आते हैं, क्योंकि अपनी ये मींस लॉ के अंदर में इंडिया में कोई लॉ है ऐसे बिजनेस के लिए जिसके अंदर में मुस्लिम्स वो बेनिफिट ले सकते हैं जैसे HUF में है, जिसके पैरेलल कोई है? इसमें क्या होता है, टैक्सेशन का काफी बेनिफिट मिल जाता है, या फिर टैक्स को जैसे टैक्स की सेविंग के लिए कुछ है क्या मुस्लिम्स के इसमें? ऐसा ना मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक कोई बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक मुझे भी सोचता कर दिया आपने इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक मैं उसके बारे में और थोड़ा पता करूंगा, लेकिन आई थिंक आपको टैक्स कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं जो आपके शहर में रहे। आई थिंक काफी पता होता है, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को। सो मेरा काफी कंसल्टिंग स्ट्रेटेजी साइड होता है, मार्केटिंग साइड होता है। सो इसमें मैंने गौर नहीं किया, लेकिन आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट टाइम मैं ये क्वेश्चन को भी एड्रेस करूंगा, रिसर्च करके आऊंगा। जी जी, नेक्स्ट मोहम्मद एजाज अली साहब। अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद एजाज अली है, मैं रायचूर कर्नाटक से हूँ। जी मैं अभी 13 साल के बाद खतर से लौटा हूँ, तो वहाँ से मेरा टर्मिनेशन हो गया, तो मैं अभी हिंदुस्तान रायचूर आ गया हूँ। 2-3 महीने हो गए, लॉकडाउन था, पर कहानी अलग है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अबरार साहब कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ बिजनेस, मेरे को आपके मशवरे चाहिए, और मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। स्वास्थ्य मार्केट भी ऐसी है कि डर लग रहा है कहीं इन्वेस्ट हो जाए, कहीं फेल ना हो जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर भी एक डर सा खौफ लगा हुआ है। फिर भी आपसे एक मशवरा, आपकी तकरीर सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हिम्मत आई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे कुछ मशवरे चाहता हूँ, तो इस सिलसिले में आप कुछ मुफीद मशवरे दिए तो बड़ी मेहरबानी। सो एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। एक्चुअली मुझे आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, तो मैं अभी आपको कोई ऐसे ब्रॉडली आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे फूड प्रोसेसिंग है, एग्रीकल्चर है, ये सारे एरियाज हैं जिसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। सो उसके आप अपने इलाके में देखिए किस तरह की प्रोडक्ट्स वहाँ पे पैदा हो रही हैं, किस तरह की प्रोडक्ट हो रही है जिसका मार्केट हो सकता है। एक मैं ब्रॉड आपको गाइडलाइंस दे सकता हूँ। जब कभी आप मुझसे ऐसे राब्ता कायम करेंगे और स्पेसिफिक मुझे आपके बारे में बताएंगे चीजें, तो मैं शायद और आपको स्पेसिफिक चीजें बता सकता हूँ। मुझे जरा आपका फोन नंबर चाहिए अबरार साहब। जी सर वो मेरा उस पे लिखा हुआ था 9898462886। एक मिनट सर, मैं लिख आपको देता हूँ, चैट में मिल जाएगा, चैट में मिल जाएगा। चैट में लिख दीजिए, मैं मुश्ताक साहब। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अबरार साहब बड़ी अच्छी बात है इस प्लेटफॉर्म पे आपका लेक्चर रहा। मैं भी एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। 16 साल आई हैव वर्कड फॉर कंपनीज लाइक सोनी, पैनासोनिक एंड मोटोरोला।
कुछ सवालात थे, डेफिनेटली आपका अपना एक्सपर्ट ओपिनियन है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, इफ यू अलाउ मी आई विल शेयर। 2-3 ऑब्जर्वेशन है। जैसा पहले एक साहब ने पूछा कि खतर में है, मैं अपना बिजनेस अपनी बेटी और दामाद को दूं या ना दूं। आई मीन बिजनेस में हमें लाइक डेफिनेटली ही हैज वर्कड आउट फॉर हिज होल लाइफ, तो वी हैव टू पुट असाइड ऑल द इमोशंस और इतने स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए कि बिजनेस इज बिजनेस, क्योंकि आपका जो पैशन है, आपका जो है, डेफिनेटली दूसरे जनरेशन का उतना नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल प्रूव करे। जैसा पहले होता था सल्तनत, 4 बेटे हैं, अरे भाई जो प्रूव करे वो राजा बने, हाथ में देना कोई से ठीक नहीं है। दूसरी चीज, अब ये एक साहब ने बताया कि 43 इयर्स के हैं और क्या करूं, तो मिड लाइफ क्राइसिस तकरीबन लोगों की लाइफ में आता है, स्पेशली इन एनआरआई जो बाहर से आ रहे हैं, दे आर डेफिनेटली इन लेट 30s और मिड 40s। मगर पासवर्ड नहीं दिया है। उस चीज पे मिड लाइफ क्राइसिस पे काफी एक्सपर्ट्स हैं, दे कैन गाइड एंड दे कैन हेल्प, और उस पे काम किया जा सकता है। और इफ एनीथिंग इज नीडेड फ्रॉम आवर साइड, मतलब मैं भी अगर किसी की कुछ आपके साथ कुछ कर सकता हूं तो लेट मी नो, मैं अपना एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर कर सकता हूं। आई वर्क फॉर IMCI, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑफ इंडिया। वी डू फॉर SME और MSME को करते हैं हम लोग। मुश्ताक साहब, इंशाल्लाह आपके टैलेंट से हम लोग इस्तेफादा करेंगे। आप जरा अपने कांटेक्ट डिटेल्स इस पे शेयर कर दीजिए, इंशाल्लाह आपसे हम फायदा उठाएंगे। जी डेफिनेटली आई विल शेयर इट। जी नेक्स्ट इंशाल्लाह, शुक्रिया। शमसुद्दीन अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम अबरार साहब, मैंने आपकी कई वीडियो देखी। गुजरात में आपने बहुत अच्छी तकरीरें की है और वहाँ के लोगों को बहुत आपने इस्तेफादा लोगों को पहुँचा है, तो मैं आपको कौम की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ज़ाती तौर पे भी अबरार साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक तो जो साहब अभी कह रहे थे कि वो 43 इयर्स के हो गए और भाई के साथ ऐसा हो गया, वो भाई अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे साथ ऐसा 3 बार हुआ है। गलती हमारी ये होती है कि हम लोग अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम जो है तो बिजनेस वाइज काम नहीं करते, हम उनको जो है तो फ्री हैंड दे देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग आपके ऊपर अपर हैंड हो जाते हैं या आपकी परवाह नहीं करते हैं और सही तरीके से काम नहीं होता, और एक वक्त गुजरने के बाद में हमको एहसास होता कि ये गलत हो रहा है। तो भाई आप जो 43 में आप परेशान नहीं होइए, मैं अभी 66 में हूँ, 66 साल का हो गया हूँ अपने, और मैंने तय किया कि अल्लाह का नाम लेकर के अब मैं अपने खुद से करूँगा, मैं डिसाइड करूँगा और मैं ही जो इस कारोबार को चलाऊँगा और मैं ही इसका बॉस हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने देखा कि और अब हम ये काम करेंगे कि भाई लोगों को, जो लोग अच्छे से काम करते हैं उनको परसेंटेज वाइज काम पे रखेंगे, सैलरी नहीं देंगे। आप जितनी मेहनत करोगे उतना काम करो। और यहाँ से हमने जो अबरार साहब की भी और दूसरे लोगों की तकरीरें सुनने के बाद में हमने भी जो है एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोचा कि भाई ऐसे काम करना है। और कभी भी जो है जनाब, जो आप 43 इयर्स की उम्र में, अभी आपके पास बहुत लंबी उम्र है, आपके पास बहुत हौसला है, अभी आप जवान हैं। मैं तो 66 साल का जवान हूँ, आप तो 43 इयर्स के बच्चे मेरे सामने यार। तो आप हिम्मत से काम ले, आगे बढ़े, समझे ना। और कभी भी आप चाहे तो मुझसे भी बात कर सकते हैं, मेरे भाई अबरार भाई के आगे तो मैं कुछ नहीं हूँ। नहीं सर, आप हर एक लोग यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं एक वक्त में मेरे पास 350-400 आदमी काम कर चुके, और उसकी वजह यह थी कि हमने डिसिप्लिन के साथ में काम किया, डिसिप्लिन को कायम रखा। दूसरा जो मैं हमेशा कंपनीज को कहता हूँ, जो हर एक को कहता हूँ जब मैं कंसल्टिंग करता हूँ, कि आप जब फ्रीडम देते हैं, ऑटोनॉमी देते हैं, ऑटोनॉमी देना बहुत जरूरी है, लोगों को डिसीजन मेकिंग पावर देना जरूरी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के बिना अगर आपने फ्रीडम दिया, ऑटोनॉमी दिया, तो बहुत डेंजरस होता है। आपका मैकेनिज्म होना चाहिए कि जहाँ पे वो अकाउंटेबल भी रहे, वो भले आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो या आपका भाई हो या आपका मैनेजर हो या आपका सुपरवाइजर हो, अगर आप उनको डिसीजन पावर दीजिए, लेकिन एक मैकेनिज्म बनाएंगे जिसमें उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो, उनकी गलतियों को आइडेंटिफाई किया जाए और उसको रेक्टिफाई भी किया जाए। सो अकाउंटेबिलिटी के बिना का ऑटोनॉमी का कोई फायदा नहीं। सो सर आप जो कह रहे हैं वो सही बात है। बेशक सर, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। हमारा वक्त हो रहा है, और कोई क्वेश्चन है किसी का, वरना हम प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। हाँ जी, मेरा बस एक क्वेश्चन है सर।
जी यासीन साहब कोयम्बतूर। जी अस्सलाम वालेकुम अबरार साहब और सबको। वालेकुम सलाम। अबरार साहब एक्चुअली मैं मोहम्मद यासीन है फ्रॉम कोयम्बतूर से बोल रहा हूँ। मेरा को उम्र है 45 ईयर्स है। ये बेयरिंग का काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, होलसेल सप्लाई, टी फैक्ट्री से पेपर मिल सब वगैरह सप्लाई करता रहा हूँ। 18 साल में बोरा मुस्लिम्स का साथ में 10 साल काम किया था उसके साथ में। अभी मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ साहब। अभी मेरा बच्चा का भी उम्र हो गया है, वो भी अभी पढ़ा हूँ, सब कंप्लीट हो गया है, डिप्लोमा वगैरह सब अभी कंप्लीट हो गया है। मैं अभी एक्चुअली मैं क्या घर से मैं पूरा सप्लाई करता हूँ सर। अभी मेरा बच्चा को उसको दूसरा जगह दूसरा शॉप में उसको एक्सपीरियंस करके मेरे साथ में लेना है, नहीं तो मैं उनको एक्सपीरियंस देना है कैसा तरह मेरा कंफ्यूजन है, इसलिए आपको पास में पूछ रहा हूँ सर, ये मेरा डाउट है। देखिए इसमें दोनों तरीका हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका बेटा आपके पास सीखेगा या दूसरे के पास बेहतर सीखेगा, तो डिसीजन आपको लेना है। कई बार क्या होता है कि कई बार जब आप अब्बा सिखाते हैं तो वैल्यू नहीं रहता है, या कई बार वो डिसिप्लिन नहीं रहता है, तो कई बार होता है उनको कहिए कि आप 2-4 साल काम करके आइए, उसके बाद आप उसको अपने साथ उनको जोड़ सकते हैं। अच्छा 2-3 साल बाहर काम करने के लिए बोल रहा हूँ जी। अगर वो पहली बात तो तैयार होने चाहिए, और दूसरी बात है कि उनको कोशिश करने दीजिए, उनको देखनी चाहिए, अगर नहीं मिलता है उसको कहीं पे जॉब, फिर आप उनको मदद करिए। हमेशा ये होता है कि जब हम बच्चे होते हैं, जब साइकिल उनको चलाने देते हैं तो कैसे पीछे धक्का मारते, पीछे पकड़ के रखते हैं वो उसका साइकिल, और फिर उसको कोशिश करने देते हैं, कभी गिरते हैं तो हम संभाल लेते हैं। तो वही अप्रोच आपको इधर भी रखना है, ठीक है ना? अपना सेम फील्ड पर उसका छोड़ना है ना सर? जी, शुक्रिया जी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है जनाब एजाज अली साहब का। अबरार साहब मैं आपसे अभी सवाल किया था ना, जो खतर से मैं रिटर्न हुआ 13 साल के बाद, मैं असल वहाँ का मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं वाटर प्रूफिंग कंपनी में था। तो ये वाटर प्रूफिंग जितनी भी होती है रूफ के लेवल पर या फाउंडेशन में, उस चीज का पूरा इल्म है मुझको। तो यहाँ पे अक्सर हमारे रायचूर में उस चीज का इल्म नहीं है वाटर प्रूफिंग का, मगर हैदराबाद, बॉम्बे, बेंगलोर, मद्रास, चेन्नई, ये इसमें स्पेशली यहाँ पर वाटर प्रूफिंग की कंपनी चल रहे हैं, वाटर प्रूफ का वर्क चल रहा है। मगर यहाँ पे अगर उमूमी तौर पर देखा गया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका कोई रुझान नहीं है। तो आई थिंक सर वो मैं जैसे कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा मार्केट में घूमना पड़ेगा। देखिए हमेशा ये होता है कि सबसे बेस्ट जो होता है, जो खुद बिजनेस करता है, जितना मार्केट में घूमेंगे कोई कंसल्टेंट आपको वो नॉलेज नहीं दे पाता। सो आपको पहले जितना आप घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, वो मार्केट को समझेंगे, किस तरह के ऑलरेडी प्लेयर्स हैं और कैसे वो लोग करते हैं, तो आप, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो वाटर प्रूफिंग है वो हर एक आजकल शहरों में हर एक फैमिली करवा रहा है। हमने अभी अपने फैमिली में करा, बिकॉज बारिश का कोई ठिकाना नहीं होता, कभी जब गिरता है तो बहुत ज्यादा गिरता है, कभी नहीं गिरता है। सो आई थिंक क्या है कि ये, और आजकल जो लोगों के पास अच्छा पैसा है वो करवा ही लेते हैं। तो आई थिंक मार्केट तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, सिर्फ ये है कि कैसे चलता है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह की नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको स्टडी करिए। और मैं कहता हूँ कि आप इंशाल्लाह, आपके पास टैलेंट है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स है, बस थोड़ा सा मार्केट को स्टडी करिए और इंशाल्लाह शुरू कर दीजिए। और रिफा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको काफी ऑर्डर्स मिल सकते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो मैं समझता हूँ वक्त हो गया हमारा, अब कंक्लूड करेंगे। मैं जनाब सलाहुद्दीन साहब से ख्वाहिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को कंक्लूड करें। जी एजाज साहब तो मैं कहना चाहूँगा कि आप रिफा से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वाटर प्रूफिंग के हमारे एक मेंबर हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। और हमारे जो अकोला के जो बात कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने भी इल्म को एक जो है ये दिए, हुजूर ने भी इल्म के लिए दुआ मांगी और आदम इस्लाम को भी चीज़ों के नाम सिखाए गए और बताया गया कि इंसान का मर्तबा क्या है। तो कभी भी इल्म और उसके एक्सपीरियंस की वजह से इंसान का रुतबा होता है। आप अगर यहाँ पे लेकर दे रहे हैं तो बहुत सारे सीनियर लोग उनको सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? इसलिए क्योंकि उनका उस चीज में एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। तो अगर आपने अपने बिजनेस में टाइम दे दिया है तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो एक्सपीरियंस की बेस पे अपने बिजनेस कर सकते हैं। तो आप रिफा एक कमरे है जहाँ पे स्टार्टअप और स्केल अप दोनों के लिए हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। आप रिफा से कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको हम जरूर उसमें गाइड करेंगे।
और हम अनाउंस करना चाहेंगे कि कल ग्रैंड लॉन्च है रिफा तेलंगाना चैप्टर। जब से लॉकडाउन हुआ है तो रिफा के अलग चैप्टर स्टेट के लॉन्च होने थे, तो फिर हमने ऑनलाइन लॉन्च किया है। बहुत सारे चैप्टर लॉन्च हुए हैं लास्ट मंथ भी। अभी कल जो है यूसुफ साहब भी स्टेट कोऑर्डिनेटर है तेलंगाना के, तो 6 तारीख को जो है वो लॉन्च 9 PM टाइम है। यूसुफ साहब चाहें तो जूम लिंक शेयर करते हैं, जो लोग भी हैदराबाद के हैं वो ग्रैंड लॉन्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ की सारे शुक्रगुजारी है और अल्लाह ताला की बिजनेस वेबिनार को कामयाब बनाया। शुक्रगुजार हूँ मैं अबरार अली साहब का कि जिन्होंने टाइम दिया इस लेक्चर के लिए। हमेशा जो है रिफा के लिए अपना वक्त देते हैं, काफ़ी रिसर्च करते हैं और बहुत अच्छी PPT बना के लोगों के लिए लेके आते हैं। और उसके बाद जो भी पार्टिसिपेंट जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे टेक्निकल पोस्ट हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर आपका शुक्रगुजार हूँ। और बस लास्ट में कहना चाहूँगा कि हम लोग 2 वेबिनार करते हैं, नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे ट्यूसडे को। तब तक के लिए आप हम लोगों को विदा दें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म दिया गया है, आप हजरात उसको फिल करें। और जो हजरात तेलंगाना के हैं वो मेरा नंबर दिया गया है, कल के लॉन्चिंग में शिरकत करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। मेरी तरफ से यूसुफ साहब आप सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं आपके तेलंगाना लॉन्च के लिए और रिफा के लिए। अल्लाह आप सबको कामयाब करे और जज़ाकल्लाह सलाउद्दीन भाई और यूसुफ साहब आपके सपोर्ट के लिए। और सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सबने सुना, बहुत पेशेंटली और बहुत अच्छे सवाल पूछे। जज़ाकल्लाह खैर। सलामुअलैकुम यूसुफ भाई, ये जो तेलंगाना का रिफा चैम्बर खोलने वाला है कल हैदराबाद में। जी हाँ, ये अभी चैट बॉक्स में मैं नंबर दिया, देखिए आप उस पर मेरे शुक्रिया सबका, जज़ाकल्लाह खैर, नोट फरमा लिए।